हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अध्याय 1। 70 के दशक में वापसी। एक असहनीय तीखी सड़ांध अंजलि की नाक में घुसी, जिससे बेहोश पड़ी उस लड़की की भवें तन गईं। उसके मुंह में एक अजीब सा कड़वा स्वाद था और कानों में गंदी हंसी सुनाई दे रही थी। एक अधेड़ उम्र के गंजे आदमी का शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अंजलि की ओर हाथ बढ़ाया और उसके कुर्ते के बटन खोलने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा गुस्से और हवस से लाल था और गर्दन की नसें फूली हुई थीं। अंजलि ने अचानक अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह आदमी गंदी मुस्कान के साथ अपने सड़े हुए पीले दांत दिखाते हुए उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। घृणा इतनी तीव्र थी कि अंजलि को लगा उसे अभी उल्टी हो जाएगी। उसे जागते देख उस आदमी को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वह और भी बेशर्म हो गया। वाह मेरी रानी, अच्छा हुआ जो तू जाग गई। बेजान लाश की तरह पड़े रहने से तो अच्छा है कि तू भी इस खेल का मजा ले। जैसे ही उसने अंजलि पर झपटने की कोशिश की, अंजलि ने पूरी ताकत लगाकर उसके सीने पर जोर से लात मारी। वह आदमी अनियंत्रित होकर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। ये खौफनाक मंजर अंजलि को उसकी पिछली जिंदगी की उस काली रात की याद दिला रहा था। जब अंजलि 18 साल की हुई थी, तब उसके माता पिता ने महज चंद रुपयों के लालच में उसे पहाड़ों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव के एक विधुर को बेच दिया था। उसकी मर्जी के बिना उसे दूध में नशीली दवा मिलाकर पिला दी गई थी। जब उसकी आंख खुली, तो उसने खुद को उस दरिंदे के चंगुल में पाया। उस वक्त विरोध करने पर उस आदमी ने अंजलि का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगलों में दफना दिए गए थे। शायद उसकी मौत इतनी दर्दनाक और अन्यायपूर्ण थी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह भटकती हुई अपने पुराने घर पहुंची, जहां उसे एक कड़वा सच पता चला। उसकी मौत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने अपने पालने वाले माता पिता को आपस में फुसफुसाते सुना था, घबराओ मत, मैंने उस आदमी के बारे में सब पता कर लिया है। वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसने अपनी पहली पत्नी को भी पीट पीट कर मार डाला था। यह अभागी छुटकी अंजलि का बचपन का नाम वैसे ही कमजोर है, 2-4 दिन भी नहीं झेल पाएगी। जब वह मर जाएगी, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने क्या किया। और फिर हमारी माया ही इस शहर वाले अमीर परिवार की इकलौती लाडली बनी रहेगी। उस समय अंजलि को घर में सब छुटकी कहकर ही बुलाते थे। दशकों बाद, जब उसके सगे चौथे भाई को इस साजिश का पता चला और वह उसकी तलाश में वहां आया, तब जाकर उसे अंजलि नाम मिला। तब तक उसका शरीर मिट्टी बन चुका था। उसके भाई ने उस पहाड़ से मुट्ठी भर मिट्टी लाकर उसकी याद में एक छोटी सी समाधि बनाई और उसे वह नाम दिया जिससे वह पहचानी जानी चाहिए थी। अंजलि की असली कहानी 18 साल पहले शुरू हुई थी। साल 1952 की बात है, जब गुप्ता परिवार की बहू को प्रसव पीड़ा हुई। पास के गांव की एक दाई के घर उन्हें ले जाया गया। उसी रात दाई की अपनी बेटी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। दोनों महिलाओं की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। एक गरीब गांव की थी, तो दूसरी शहर के एक रसूखदार और ऊंचे खानदान से। दाई की मां ने अपनी सगी नातिन की किस्मत बदलने के लिए एक घिनौनी चाल चली। उसने अपनी बेटी की बच्ची को शहर वाले अमीर परिवार की बच्ची से बदल दिया। इस तरह माया, जो असल में एक गरीब घर की बेटी थी, शहर के बड़े बंगले की राजकुमारी बन गई। और अंजलि, जिसका हक एक शानदार जिंदगी पर था, उस छोटे से गांव में छुटकी बनकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। शुरुआत में गांव वाले माता पिता सिर्फ बेटा बेटी में फर्क करते थे, लेकिन 2 साल पहले जब उनका संपर्क शहर में रह रही माया से हुआ, तो सब बदल गया। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हो रही थी, उसकी शक्ल अपनी असली मां से मिलने लगी थी। दाई के परिवार को डर था कि कहीं ये राज खुल न जाए, इसलिए उन्होंने अंजलि पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और अंत में उन्होंने उसे मौत के घाट उतारने के लिए बेच दिया। मरने के बाद अंजलि की आत्मा सालों तक माया के पीछे साए की तरह लगी रही। उसने माया को खुद ये कहते सुना कि वो पुनर्जन्म लेकर आई है। माया ने बताया कि अपनी पिछली जिंदगी में अंजलि की असलियत सामने आ गई थी और वह अमीर परिवार में वापस लौट आई थी, जिसकी वजह से माया को पूरी जिंदगी अंजलि के नीचे दबकर रहना पड़ा था। इसलिए इस नई जिंदगी में माया ने तय किया था कि वह अंजलि को रास्ते से हटा देगी ताकि कोई भी उससे उसके माता पिता और भाइयों को न छीन सके।
आने वाले सालों में माया ने उस अमीर परिवार को अंदर से खोखला कर दिया और खुद की सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। अंजलि का चौथा भाई ही था जिसने अंत में सच का पता लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अंजलि की समाधि बनाए और माया से बदला लेने की कोशिश की, पर उसे जेल हो गई जहां उसकी मौत हो गई। क्या अंजलि को माया से नफरत थी? नफरत शब्द बहुत छोटा था। उसका मन करता था कि वह माया के वजूद को मिटा दे, लेकिन एक रूह होने के नाते वह मजबूर थी। उसने अपने असली परिवार को बिखरते देखा और माया को खुशहाल जिंदगी जीते देखा। 100 साल तक अंजलि एक भटकती आत्मा बनकर रही। साल 2070 में, जब पूरी दुनिया एक अद्भुत उल्कापिंडों की बौछार मीटियोर शावर देखने के लिए जुटी थी, अंजलि भी एक पहाड़ी की चोटी पर थी। उसने सुना था कि टूटते तारे से मांगी मुराद पूरी होती है। उसने सालों तक कई दुआएं मांगी थी, कभी माया की बर्बादी की, तो कभी अपने परिवार की सलामती की, पर कुछ नहीं हुआ। अब वह सिर्फ सब कुछ भूलकर अगला जन्म चाहती थी। तभी एक चमकता हुआ तारा सीधा उसकी ओर आया। अंजलि ने बचने की कोशिश की, पर वह उससे टकरा गया और उसे समय के पीछे धकेलते हुए वापस 1970 के उस मनहूस दिन पर ले आया, जब वह 18 साल की थी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाती है। आज मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगा। वह आदमी बाल पकड़ते हुए गुस्से में चिल्लाया। बाल खींचने के दर्द ने अंजलि के दिमाग को एकदम चौकन्ना कर दिया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस आदमी की आंखों में अपनी उंगलियां गड़ा दी। 100 साल तक रूह बनकर भटकने के दौरान उसने बहुत कुछ देखा और सीखा था। अब वह डरी सहमी छुटकी नहीं थी। उस आदमी की आंखों से खून निकलने लगा और वह दर्द से कराहता हुआ पीछे हटा। अंजलि का शरीर अभी भी नशीली दवा के असर में था। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। तू बच नहीं पाएगी। अभी दवा का असर और बढ़ेगा, फिर तू खुद मेरे पास आएगी। आज तो मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा, और अगर तूने ज्यादा नखरे किए, तो कल तेरी टांगे तोड़कर तुझे यही जानवरों की तरह बांध दूंगा। इससे पहले कि वह अपनी गंदी बातें पूरी कर पाता, अंजलि ने पास की मेज पर रखा मिट्टी का एक भारी सकोर कटोरा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। उसका माथा फट गया और खून की धार बह निकली। उसकी बदहवासी का फायदा उठाकर अंजलि लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची, कुंडी खोली और बाहर अंधेरे में भाग गई। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंजलि के मन में अब सिर्फ एक ही धुन थी, जीना। उसे अपनी जिंदगी वापस पानी थी। उसे माया का असली चेहरा दुनिया को दिखाना था। उसे अपने हिस्से का प्यार और अपना हक वापस चाहिए था। अध्याय 2। आधी रात को शायद किसी भूत से टकरा गई। जंगल बहुत घना और कंटीला था, लेकिन अंजलि ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वह एक मशीन की तरह बस आगे भागती जा रही थी। उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। सच तो ये था कि उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसके शरीर में दी गई नशीली दवा का असर रुक रुक कर उसके दिमाग पर चढ़ रहा था, जिससे उसकी नसें बुरी तरह फड़क रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। बस इतना दिख रहा था कि चारों तरफ ऊंची घास और पुराने पेड़ हैं। पीछे से आ रही चीखने चिल्लाने की आवाजें अब थम चुकी थीं, लेकिन वह अब भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अचानक जमीन पर फैली एक बेल में उसका पैर फंस गया और वह बुरी तरह गिर पड़ी। लेकिन वह जमीन पर नहीं, बल्कि किसी गर्म और सख्त चीज से जा टकराई। किसी की गर्म सांसों की आहट ने अंजलि को पल भर के लिए होश में ला दिया। उसने धुंधली और नम आंखों से देखा कि वह एक आदमी के ऊपर गिरी हुई थी। नीचे से एक दबी हुई कराह सुनाई दी, जिससे उसे एहसास हुआ कि कोई वहां मौजूद है। नशीली दवा के असर और मौत के खौफ ने उसकी बची खुची हिम्मत तोड़ दी थी। अब वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। इधर प्रेम सिंह पेइजिंग की किस्मत भी खराब थी। एक अपराधी का पीछा करते हुए वह इन गहरे जंगलों में आ गया था और भेड़ियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया था। मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद वह इतना थक गया था कि वही निढाल होकर गिर पड़ा। अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि एक औरत सीधे उस पर आ गिरी, जैसे उसका दम ही निकाल देगी। प्रेम सिंह ने अधखुली आंखों से देखा। उसके ऊपर लेटी औरत के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, जैसे चिड़िया का घोंसला हो। उसका आधा चेहरा खून और मिट्टी से सना था, जिसे पहचानना नामुमकिन था। वह बिल्कुल किसी डरावनी भूतनी जैसी लग रही थी। आधी रात का सन्नाटा, घना जंगल और ऊपर से ये भूतनी,
प्रेम सिंह को लगा कि आज वाकई उसका दिन खराब है। भेड़ियों के पंजों से उसकी छाती पर गहरे जख्म थे जिनसे खून बह रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस भूतनी को ध्यान से देखा। वह औरत अजीब हरकतें कर रही थी। उसके हाथ किसी पंजे की तरह प्रेम सिंह की छाती को टटोल रहे थे। वह अपने खून से सने चेहरे को उसकी गर्दन से सटा रही थी। दूर हटो, प्रेम सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उस औरत की हरकतों ने उसे हैरान कर दिया। वह पूरी तरह होश खो चुकी थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, जिससे प्रेम सिंह समझ गया कि वह भूत नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसे तेज बुखार है या किसी दवा का असर है। अगर प्रेम सिंह इतना कमजोर न होता और उसके शरीर से इतना खून न बहा होता, तो वह उस औरत को खुद से दूर फेंक देता। लेकिन इस वक्त वह बेबस था। अंजलि को बिल्कुल होश नहीं था। उसका शरीर उसकी चेतना के काबू में नहीं था। वह बस अपनी सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स के वश में थी। कुछ पल बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी शून्य निगाहों से उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार था, जैसे वह पूछ रही हो, क्या तुम सच में मर्द हो? ये शब्द जैसे किसी चिंगारी का काम कर गए। प्रेम सिंह के अंदर जैसे कुछ जाग उठा, और बदले में अंजलि की दबी हुई उत्तेजना भी चरम पर पहुंच गई। उन दोनों के पास कोई अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से वह रात उनके लिए दर्दनाक और अजीब रही। रात की काली चादर अभी भी छाई हुई थी जब अंजलि की आंखें खुली। उसने देखा कि वह आदमी अभी भी बेहोश पड़ा है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। वह उस बूढ़े दरिंदे से भाग रही थी, लेकिन अनजाने में उसने एक अजनबी के साथ अपनी मर्यादा खो दी थी। उसे उस आदमी के लिए बुरा लग रहा था जिसे उसने अपनी हालत का शिकार बना लिया था। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आईं। अंजलि घबरा कर उठी और भागने लगी, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं बची थी। वह एक ढलान से लुढ़कते हुए झाड़ियों में जा गिरी और बेहोश हो गई। जब दोबारा उसकी नींद खुली, तो सुबह का उजाला हो चुका था। वह खून और धूल में सनी जमीन पर पड़ी थी। आसमान को देखते हुए वह पहले धीरे धीरे मुस्कुराए और फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। वह तब तक जमीन पर लौटती रही जब तक कि उसके घावों के दर्द ने उसे तड़पने पर मजबूर नहीं कर दिया। वह जिंदा थी। वह सचमुच दोबारा जन्म ले चुकी थी। अगली रात फिर से अंधेरा घिर आया था। अंजलि पूरा दिन चलते और रेंगते हुए आखिरकार जो गांव, चौधरी गांव, पहुंच गई थी। वहां एक पुराने मकान के दरवाजे पर उसने पूरी ताकत से दस्तक दी। यह उसकी नानी, पार्वती देवी, जो पोजी का घर था। भूत, भूत। पार्वती देवी के छोटे बेटे रामपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह डर के मारे कांपने लगा और वहीं आंगन में गिर पड़ा। कुछ देर बाद अंजलि ने अपना चेहरा धोया। अब वह उस घर के बरामदे में एक पुरानी बेंच पर बैठी थी। उसके सामने पूरा परिवार खड़ा था। उसकी नानी, दो मामा, मामियां और चचेरे भाई बहन। सब उसे शक और हैरानी से देख रहे थे। तेरे पास क्या सबूत है कि तू हमारी ही भांजी है? उसके बड़े मामा, धर्मपाल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। अगर कोई लड़की अचानक आकर यह कहे कि वह उनकी बहन की असली बेटी है, और जो भांजी शहर में पल रही है वह पराई है, तो किसी का भी चकरा जाना लाजमी था। अंजलि बहुत कमजोर और दुबली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने बिना डरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं। मेरा ये चेहरा ही सबसे बड़ा सबूत है। अपने पिछले जन्म में अंजलि ने अपनी असली माँ, सुमित्रा, झूनान, को कई बार देखा था। उसका चेहरा सुमित्रा से 80% मिलता था। यही वजह थी कि दाई के परिवार ने उसे हमेशा छुपाकर रखा और जल्दबाजी में उसे जंगल के उस बूढ़ी को बेच दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। खून का रिश्ता छिपाए नहीं छिपता। हालांकि परिवार के लोग चाहते थे कि वह झूठ बोले, ताकि उनकी पुरानी जिंदगी में कोई तूफान न आए, लेकिन अंजलि का चेहरा देखकर उनके होश उड़ चुके थे। नानी पार्वती देवी ने फिलहाल उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। ये सच है या नहीं, इसकी पुष्टि अंजलि के असली माता पिता के आने पर ही होनी थी। जब अंजलि अपनी चचेरी बहन, सीता, झिशिया के साथ कमरे में गई, तो सीता ने उसे उत्सुकता से देखते हुए पूछा, क्या तू सच में मेरी बुआ की बेटी है? कहीं कोई नाटक तो नहीं कर रही? अंजलि ने शांति से जवाब दिया, तुझे क्या लगता है? क्या मैं तेरी बुआ जैसी नहीं दिखती? हाँ, शक तो एकदम हूबहू मिलती है, सीता ने माना। सच तो ये था कि अगर अंजलि बुआ की हमशक्ल न होती,
तो नानी और बड़े मामा उसे अब तक धक्के मारकर बाहर निकाल चुके होते। उधर हॉल में नानी पार्वती देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनके छोटे बेटे ने कहा, माँ, बड़े भाई, क्या हमें वाकई इस लड़की पर भरोसा करना चाहिए? 18 साल बीत गए हैं, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं। अब इस राज के खुलने से दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी। अध्याय 3, संदेह के घेरे में। मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन वह चेहरा और उसके हाव भाव, वह बिल्कुल सुमित्रा नानन जैसी है। नानी पार्वती देवी ने उन यादों को टटोला जब उनकी बेटी सुमित्रा 7 महीने की गर्भवती होकर मायके आई थी। उसके ससुर को कुछ जरूरी काम था और दामाद को भी शहर वापस लौटना था। सर्दियों के दिन थे। सुमित्रा 8 महीने के गर्भ के साथ आंगन में फिसकर गिर गई थी। चोट लगने की वजह से उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार प्रसव के बाद बहू अपने मायके के मुख्य घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए पार्वती देवी ने अपने पुराने घर को ही प्रसव केंद्र बना दिया था। पार्वती देवी खुद एक मशहूर दाई थी, इसलिए आसपास की गर्भवती महिलाएं भी वही प्रसव के लिए आती थीं। जिस दिन उनकी बेटी ने बच्चों को जन्म दिया, उसी दिन पड़ोसी गांव अंजनी की एक महिला, जिसका सरनेम ठाकुर गांव परिवार था, उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। पार्वती देवी याद करने लगी कि उस दिन घर में बहुत अफरा तफरी थी। ग्रामीण इलाकों में बेटों की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि अगर बच्चों की अदला बदली की बात सोची भी जाए, तो वह बेटों के लिए होती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मामूली सी लड़की के लिए इतना बड़ा फरेब करेगा। पार्वती देवी का दिल ये सोचकर कांप उठा कि अगर अंजलि की बात सच है, तो उनकी बेटी सुमित्रा ने पूरे 18 साल तक अपनी कोख के बच्चे के बजाय दुश्मन की औलाद को लाड़ प्यार से पाला होगा। और उनकी अपनी सगी बच्ची, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से जन्म दिया था, वह दूसरे परिवार में जुल्म और यातनाएं झेल रही थी। ये सच किसी वज्रपात से कम नहीं था। ये सब उनकी नाक के नीचे हुआ था। अब वह किस मुंह से अपने समधियों और दामाद का सामना करेगी? बड़े बेटे धर्मपाल, तू कल सुबह पहली बस पकड़कर शहर जा। अपनी बहन सुमित्रा को अभी कुछ मत बताना, वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सीधे अपने जीजाजी से अकेले में बात कर और उन्हें यहाँ बुला। उन्हें सब सच बताकर मामले की तह तक जाने को कह, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, नानी पार्वती देवी ने भारी आवाज में कहा। और छोटे रामपाल, तू भी हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ। तू कल अंजनी गांव जा और उस ठाकुर परिवार के बारे में एक एक जानकारी निकाल। यह कोई मामूली बात नहीं है, सब कुछ साफ साफ पता करना होगा कि इस बच्ची ने वहां 18 साल कैसे गुजारे। पार्वती देवी का यह हुक्म देना ही इस बात का सबूत था कि उन्हें अंजलि की बातों पर यकीन हो चुका था। अंजलि का चेहरा उसकी मां के बचपन से इतना मिलता था कि उसे झुठलाना नामुमकिन था। उन्हें उम्मीद थी कि यह झूठ हो, पर उनका दिल कह रहा था कि यही कड़वा सच है। जब मन में शक पैदा हो जाए, तो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। पार्वती देवी को याद आया कि सुमित्रा ने एक बार शिकायत की थी कि उसकी बच्ची के पैर थोड़े मुड़े हुए से लग रहे हैं और उसे लपेटने का तरीका बदला हुआ सा है। उस वक्त पार्वती ने ध्यान नहीं दिया था। उन्हें ये भी याद आया कि बच्ची का चेहरा जन्म के वक्त जैसा दिखा था, बाद में वैसा नहीं लग रहा था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि शायद उनकी खुद की नजर का धोखा है। आखिरकार एक ही कमरे में 2 प्रसव हुए थे। उनकी अपनी बेटी की हालत नाजुक थी। जैसे ही सुमित्रा की बेटी हुई, उन्होंने बस एक झलक देखी और तुरंत दूसरी महिला के प्रसव में मदद करने चली गईं। काम खत्म होने तक वह निढाल हो चुकी थी। उनकी बड़ी बहू झेंग हॉन्ग सफाई के लिए पानी गर्म करने में व्यस्त थी और पार्वती खुद बाहर हाथ पैर धोने चली गई थी। अगर बच्चों की अदला बदली हुई, तो उसी बीच हुई होगी। वह खुद को कोसने लगी कि उन्होंने कमरे में किसी को रहने क्यों नहीं दिया। अरे हाँ माँ, मुझे भी कुछ याद आया। बड़ी बहू झेंग हॉन्ग ने अचानक अपनी सास की ओर देखा। मुझे धुंधला सा याद है कि सुमित्रा की बच्ची की पीठ के निचले हिस्से पर एक लाल रंग का लहसुन जन्मचिन्ह था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा तो वह नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी ही देखने में गलती हुई होगी, इसलिए मैंने कभी किसी से कहा नहीं। पर अब लगता है कि क्या? पार्वती देवी ने अपनी बहू को गुस्से से देखा। तुझे तब बोलना चाहिए था। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हालांकि वह दिल में जानती थी कि अगर उस समय किसी ने बोला भी होता,
तो लोग उसे हंसी में उड़ा देते। कौन यकीन करता कि कोई अपनी ही औलाद को किसी पराये को सौंप देगा। मुझे मुझे भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी माँ। झेंग होंग अपराध बोध से भर गई। उसे याद आया कि सुमित्रा ने कितने लाड प्यार से माया को पाला है। अगर यह सच निकला कि सुमित्रा ने अपनी ही बच्ची को अजनबियों के हाथ नरक में धकेल दिया था, तो वह तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अपने बड़े भाई और माँ की नाराजगी देखकर धर्मपाल बोला, माँ, अब पुरानी बातों पर रोने का फायदा नहीं। हमें तुरंत ये देखना चाहिए कि क्या अंजलि की पीठ पर वह लाल निशान है। अगर वह मिल गया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरा परिवार अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था कि काश ये सब सिर्फ एक डरावना सपना हो। उधर कमरे में अंजलि अपनी चचेरी बहन सीता, जो झिशिया, से पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े मांग रही थी ताकि वह खुद को साफ कर सके। जंगलों में भागने और उस दरिंदे से गुत्थम गुत्ता होने की वजह से उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। रास्ते में उस अजनबी के साथ जो हुआ, उसके बाद उसके कपड़े बस बदन ढकने के नाम पर थे। उसके बाल झाड़ियों की तरह उलझे हुए थे और शरीर पर जगह जगह खरोंचे और घाव थे। वह चाहकर भी किसी के साफ बिस्तरों पर नहीं लेट सकती थी। सीता एक नेक दिल लड़की थी। उसने अंजलि की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। वह उसे नहलाने के लिए गुस्लखाने, बाथरूम ले गई और गर्म पानी का इंतजाम किया। अंजलि की बाहों और पैरों पर झाड़ियों की खरोंचें थीं और पहाड़ से लुढ़कने की वजह से नील पड़े हुए थे। उन जख्मों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सीता ने बहुत धीरे से अंजलि के शरीर को साफ करने में मदद की। नहाने के बाद अंजलि ने अपने सूखे और उलझे हुए बालों को छुआ। वे इतने ज्यादा उलझ चुके थे कि उनमें कंघी करना नामुमकिन था। दीदी, मैंने आपके कमरे में कैंची देखी थी। क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? सीता समझ गई कि अंजलि क्या करना चाहती है। बाल इतने छोटे काटोगी तो अच्छे नहीं लगेंगे। लाओ, मैं ही इन्हें काट देती हूँ ताकि सलीके से दिखें। शुक्रिया, दीदी, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। वह नहीं जानती थी कि वह सीता से बड़ी है या छोटी, लेकिन उसकी कमजोर कद काठी के कारण वह बहुत छोटी लग रही थी। इसलिए उसने दीदी कहना ही सही समझा। अध्याय 4, जादुई पिटारे का रहस्य। अंजलि के कटे हुए बाल अब उसकी गर्दन तक आ रहे थे। वे बाल कुपोषण के कारण पीले और बेजान थे। नहाने के बाद वे गीले होकर उसकी खोपड़ी से चिपक गए थे। उसने सीता झो झी झी के पुराने और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उसका दुबला पतला शरीर उन कपड़ों में समा नहीं पा रहा था, जिससे वह थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन अब उसमें वह डरावना भूतिया रूप नहीं था जो पहली बार आने पर था। वह अपराधी की तरह सिर झुकाए सीता के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी यह आज्ञाकारी और दयनीय छवि देखकर दरवाजे पर खड़ी नानी पार्वती देवी का दिल एक बार फिर पसीज गया। अंजलि ने अचानक सिर घुमाया और दरवाजे पर खड़ी नानी को देखा। उसकी नम आंखें रात के तारों की तरह चमक रही थीं। वह शांत थी, इतनी शांत कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। घर में लाल दवा, टिंक्चर आयोडीन रखी है, मैं तेरे जख्मों पर लगा देती हूँ, नानी ने खुद को सख्त दिखाते हुए कहा। उनकी आवाज ठंडी थी। आखिर जब तक सच पूरी तरह सामने न आ जाए, उनकी सगी पोती तो वही माया थी जो शहर में रह रही थी। जी शुक्रिया, अंजलि ने धीरे से कहा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह नानी को क्या कहकर बुलाए, क्योंकि अभी तक उसके रिश्ते पर मुहर नहीं लगी थी। सीता मुस्कुराए और नानी के हाथ से दवा की शीशी लेते हुए बोली, दादी, आप आराम कीजिए, मैं अंजलि को दवा लगा दूंगी। तू अभी बच्ची है, तुझसे नहीं होगा। मैं खुद देखूंगी, नानी ने कहा और कमरे के अंदर चली गई। अंजलि बिना किसी डर के उनके पीछे गई और सीता ने दरवाजा बंद कर दिया। नानी की पारखी नजरों के सामने अंजलि ने अपनी जख्मी बाहें आगे कर दी। घाव साफ तो हो गए थे, लेकिन जब उन पर लाल दवा लगी, तो वे धारियां और भी भयंकर दिखने लगी। जब बाहों पर पट्टी बंध गई, तो नानी ने गंभीर लहजे में कहा, अब अपना कुर्ता उतार, मुझे देखना है कि पीठ या शरीर पर कहीं और तो गहरी चोट नहीं है। अंजलि एक पल के लिए झिझकी। उसे लगा कि नानी सिर्फ चोट नहीं देख रही हैं, बल्कि कुछ और तलाश रही हैं। पर चूंकि वे दोनों महिलाएं थीं, इसलिए उसने हिचक छोड़ दी। जैसे ही उसने कुर्ता हटाया, नानी की नजरें उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जम गईं। वहां ठीक बीचों बीच एक गहरा लाल निशान, एक जन्म चिन्ह, चमक रहा था।
निशान देखते ही नानी का गला रुंध गया। उन्होंने आंसू रोकने के लिए अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उनके खुरदुरे और कांपते हाथों ने उस लाल निशान को छुआ। उनका चेहरा उस दुख और पछतावे से भर गया जिसे वह अब और नहीं छिपा सकती थी। अंजलि को पीछे कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो वह मुड़ने लगी। तभी नानी की नाक सिसकने की आवाज आई। उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है, अब कपड़े पहन ले। और इससे पहले कि अंजलि कुछ पूछ पाती, नानी तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। अंजलि को कुछ अजीब लगा। उसने अपना कुर्ता पहनते हुए कंधे के ऊपर से अपनी पीठ देखने की कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुई। दीदी, क्या आप मेरी पीठ पर कुछ देख सकती हैं? नानी अचानक ऐसे क्यों चली गई? अंजलि ने सीता से पूछा। तेरी पीठ के निचले हिस्से पर, ठीक रीढ़ की हड्डी के पास एक गाढ़ा लाल तिल जैसा निशान है। सीता ने अंजलि का हाथ पकड़कर उस जगह पर रखा। अंजलि को हैरानी हुई। गांव परिवार दाई के घर में कभी किसी ने इस निशान का जिक्र नहीं किया था और उसने खुद भी इसे कभी नहीं देखा था। सीता ने अंजलि की ओर एक अजीब नजर से देखा और कहा, अंजलि, अब मुझे पक्का यकीन है कि तू जो कह रही है वह सच है। मैंने अभी दादी का चेहरा देखा था, वे पूरी तरह टूट गई थी। ये निशान ही सबसे बड़ा सबूत है। अंजलि ने उस उभरे हुए निशान को महसूस किया। वह मन ही मन मुस्कुराए। अब उसके पास सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि यह जन्मचिन्ह भी था जो उसकी पहचान साबित कर सकता था। लेकिन जैसे ही अंजलि की उंगलियों ने उस लाल निशान को सहलाया, उसे एक बिजली जैसा झटका महसूस हुआ। वह कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। मैं अभी आई, मुझे शौचालय जाना है। अंजलि अचानक हड़बड़ाकर कमरे से बाहर भागी। सीता हैरान रह गई। क्या वाकई उसे इतनी जोर की हाजत लगी थी? शौचालय के अंधेरे कोने में खड़ी अंजलि के दिमाग में अचानक एक दूसरी दुनिया की झलक दिखाई दी। दरअसल, वह लाल निशान कोई साधारण जन्मचिन्ह नहीं था। वह उस उल्कापिंड का अंश था जिसने उसका पीछा किया था। वह एक जादुई अंतरिक्ष, मिस्टिकल स्पेस का द्वार बन गया था। अपनी 100 साल की भटकती आत्मा वाली जिंदगी में अंजलि ने कई अजीब चीजें देखी थी और बाद की सदियों की कहानियों के बारे में भी सुना था। वह समझ गई कि उसे एक दिव्य स्थान मिल गया है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसे अपनी मानसिक आंखों के सामने एक नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दिए। उसके पैरों तले उपजाऊ खेत थे, जहां तरह तरह की फसलें लहलहा रही थीं। थोड़ी दूर पर जड़ी बूटियों का एक बड़ा बाग था। वहां फलों से लदे अनगिनत पेड़ थे, पहाड़ थे, नदियां थीं और घास के मैदान थे। वह एक पूरी छोटी दुनिया थी। उसने गौर किया कि वहां नदियों के जीवों के अलावा जमीन पर कोई जानवर नहीं था। उसे लगा कि वहां समय बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए उसने सीधे अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, बस बाहर से ही उसे महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि यह उस उल्कापिंड की वजह से हुआ है जो किसी पुराने युग के साधक सेज का बनाया हुआ ग्रह अंश था। शायद किस्मत ने उसे और इस जादुई दुनिया को एक दूसरे के लिए ही चुना था। अंजलि के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा कि भगवान ने आखिरकार उसकी सुन ली है। उसने मन में सोचा कि काश उसके पास एक फल होता। तभी उस जादुई बाग के एक पेड़ से एक बड़ा रसीला आड़ू पीच टूटकर सीधा अंजलि के हाथ में आ गिरा। वह फल इतना सुंदर और खुशबूदार था कि जैसे स्वर्ग से आया हो। वह बस उसे खाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ खड़ी है। यह 1970 का दशक था और वह एक कच्चे शौचालय में थी, जहां बगल में राख का ढेर लगा था। ऐसी जगह पर दिव्य फल खाना उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अध्याय 5। आशा और निराशा के बीच की धुंध। शौचालय की गंध अभी भी नाक में चुभ रही थी। अंजलि ने अपने हाथ में पकड़े उस रसीले आड़ू को देखा जिसे वह बस खाने ही वाली थी, पर ऐसी जगह पर खाना उसे ठीक नहीं लगा। उसने खुद को संभाला, फल को वापस अपने जादुई पिटारे स्पेस में रखा और शांति से बाहर निकल आई। पिछले कुछ दिनों की भयानक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण अंजलि को बहुत गहरी नींद आई। जब उसकी आंख खुली, तो अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। कमरा खाली था, सीता कहीं बाहर गई थी। जब वह आंगन में आई, तो देखा कि नानी पार्वती देवी एक मुर्गी साफ कर रही थी। जाग गई तू? कल की बेरुखी और शक के उलट, आज नानी की आंखों में ममता और चिंता साफ दिख रही थी। देख कितनी कमजोर हो गई है, हड्डियों का ढांचा बची है बस।
मैंने आज तेरे लिए मुर्गे का शोरबा सूप बनाने का सोचा है, ताकि तेरे शरीर में कुछ जान आए। जी, शुक्रिया नानी, अंजलि ने धीमे से कहा। वह समझ गई कि उसके मामा, अंजनी, गांव से हो आए हैं और उन्हें सारी हकीकत पता चल चुकी है, तभी नानी का व्यवहार इतना बदल गया है। हकीकत वही थी जो अंजलि ने सोची थी। उसके छोटे मामा रामपाल जब अंजनी गांव पहुंचे और उन्होंने उस दाई की बेटी, लिशिव, को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि अंजलि सच कह रही है। दाई की बेटी की शक्ल उसकी अपनी बहन सुमित्रा से काफी मिलती थी, और अंजलि तो हूबहू सुमित्रा की परछाई थी। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि ठाकुर गांव परिवार के 3 बच्चे थे। बड़े दोनों बच्चों को तो वे पलकों पर बिठाकर रखते थे, लेकिन सबसे छोटी बेटी, छुटकी, अंजलि, उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं थी। बचपन से ही उसे नफरत मिली और पिछले 2 सालों से तो उसे घर में कैद कर दिया गया था। गांव वालों ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन सबको पता था कि वह शादी नहीं, बल्कि एक सौदा था। अगर ठाकुर परिवार को अपनी बेटियों की शादी की इतनी ही चिंता होती, तो पहले बड़ी बेटी की शादी करते, छोटी की नहीं। रामपाल का दिल बैठ गया जब उन्हें पता चला कि उस मासूम बच्ची को दरिंदों के हाथ बेच दिया गया था। अब कोई शक नहीं रह गया था, अंजलि ही उनकी सगी भांजी थी जिसे 18 साल पहले बदल दिया गया था। इधर अंजलि को लग रहा था कि खबर मिलते ही उसके माता पिता शहर से उसे लेने दौड़े आएंगे। आखिर अपनी सगी औलाद का मामला था। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अंजलि ने 3 दिन इंतजार किया, पर शहर से कोई नहीं आया। इन 3 दिनों में मामा के परिवार ने अंजलि का बहुत ख्याल रखा। चचेरे भाई बहन उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसका छोटा भाई उसे नदी किनारे मछली पकड़ने ले गया। नदी में टोकरियों से मछलियां पकड़ी जा रही थीं। अंजलि ने पानी में हाथ डाला और चुपके से अपने जादुई पिटारे की कुछ बड़ी मछलियां नदी में छोड़ दी। वे मछलियां बिना किसी डर के तैर रही थीं और आसानी से पकड़ी गईं। सब हैरान थे कि आज इतनी बड़ी और इतनी सारी मछलियां कैसे मिल रही हैं। तभी पड़ोस का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। सीता दीदी, अंजलि के पिताजी आए हैं। शहर वाले बाबू आए हैं। अंजलि के असली पिता, आनंद प्रकाश एंड जिंगजी, शहर में एक बड़े सरकारी अफसर थे और सुमित्रा का शहर के रसूखदार परिवार में ब्याह होना पूरे इलाके में मशहूर था। अंजलि जब घर पहुंची, तो उसकी नजर बरामदे में खड़े एक शख्स पर पड़ी। उन्होंने सफेद सफारी सूट पहना था, कद लंबा था और चेहरे पर एक संजीदगी थी। वे अंजलि के सगे पिता आनंद प्रकाश थे। उनके बगल में एक जवान लड़का खड़ा था, जो कद में तो उनके बराबर था पर थोड़ा लापरवाह दिख रहा था। अंजलि ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसका जुड़वा भाई, अंकित एन जियंग था। अभी वह सिर्फ 18 साल का अल्हड़ लड़का था, जिसके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। वह उस अंकित जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे अंजलि ने अपनी पिछली जिंदगी में जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ते देखा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, अंकित को उस अजनबी लड़की से एक अनजाना जुड़ाव महसूस हुआ। शायद खून का रिश्ता पुकार रहा था। क्या तुम वाकई मेरी बहन हो? नमस्ते, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। अंकित, तुम मुझे अंकित भाई कह सकती हो, अंकित ने अपनी शरारती मुस्कान दबाते हुए बड़ी तमीज से कहा। आनंद प्रकाश भी अपनी पत्नी की हमशक्ल बेटी को देखकर सन रह गए। उन्होंने अपने सख्त चेहरे को थोड़ा नर्म किया और धीमे से बोले, तुम छुटकी हो न? मैं तुम्हारा पिता हूँ, आनंद प्रकाश। अंजलि ने अपना असली नाम कभी नहीं बताया था, और नानी का परिवार उसे छुटकी ही बुला रहा था। अंजलि नाम तो उसे अंकित ने कई सालों बाद दिया था, जो इस वक्त अस्तित्व में ही नहीं था। क्या आपको मुझ पर यकीन है? आपको डर नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अंजलि ने सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछा। आनंद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें लेने आने में 3 दिन लग गए, इसके लिए मुझे दुख है। बेटा, मैं पिछले 3 दिनों से माया और उस ठाकुर परिवार के बीच हुई लेन देन की पड़ताल कर रहा था। अंजलि के मामा ने शहर जाकर बताया था कि माया ने 2 साल पहले ही उस दाई के परिवार से संपर्क कर लिया था और वह जानबूझकर अंजलि को खत्म करवाना चाहती थी। आनंद प्रकाश के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि जिस बेटी, माया, को उन्होंने सीने से लगाकर पाला, वह इतनी नफरत से भरी होगी। पर जांच में सब सच निकला। बेटा, मुझे सब पता चल गया है। मैं उन गुनहगारों को कड़ी सजा दिलवाऊंगा।
तुम्हारी माँ ने जब से सुना है कि तुमने कितनी तकलीफें झेली हैं, वह बीमार पड़ गई हैं। वे चाहती हैं कि तुम घर चलो ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। क्या तुम चलोगी? आनंद प्रकाश के स्वर में मजबूरी थी। वे माया को एकदम से छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि 18 साल का प्यार एक झटके में खत्म नहीं होता। अंजलि ने अपनी पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर निराशा साफ थी। आप जा सकते हैं। मुझे आपके परिवार में कोई जगह नहीं चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि मैं कभी लौटकर ही नहीं आई। अध्याय 6, खून का रिश्ता। अंजलि अच्छी तरह जानती थी कि वह और माया कभी भी एक छत के नीचे शांति से नहीं रह सकते। सैकड़ों सालों तक एक भटकती रूह बने रहने के बाद अब उसे अपनों के प्यार या उनके साथ की वैसी तड़प नहीं थी जैसी पहले कभी हुआ करती थी। पुनर्जन्म के उस पहले पल में जब उसे दोबारा जिंदगी मिली तो उसका मकसद सिर्फ अपना हक वापस पाना और माया को उसके कर्मों की सजा चखाना था। लेकिन रिश्तों में प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा उम्मीदें अक्सर इंसान को खुद ही घाव देती हैं। इस जिंदगी में अंजलि ने तय किया था कि वह थोड़ी स्वार्थी बनेगी और अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखेगी। वह अपने असली परिवार को भी तबाही से बचाना चाहती थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने उन्हें भी तिल तिल कर मरते देखा था। लेकिन जब वह समय के उस मोड़ पर वापस आई जहां अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ था, तो उसे एहसास हुआ कि माया अभी भी इस घर की लाडली बेटी है। अंजलि के लिए माया की 18 साल की जगह लेना इतना आसान नहीं था। पिता आनंद प्रकाश के चंद शब्दों ने ही अंजलि की उम्मीदों को तोड़ दिया था। उसे इतनी सख्ती से मना करते देख आनंद प्रकाश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। छुटकी, इतनी जल्दी में फैसला मत ले बेटा। मैं जानता हूँ कि माया ने जो किया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू उसके साथ नहीं रह सकती, तो हम उसके लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर देंगे। बस हमें इतनी बेरहमी से ठुकरा मत, ठीक है? ये वही बात थी जो आनंद प्रकाश ने अपनी पत्नी सुमित्रा से चर्चा की थी। वे दोनों लड़कियों को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन अंजलि उनका अपना खून थी। उनकी लापरवाही की वजह से अंजलि ने नरक भोगा था, इसलिए वे उसे ज्यादा सम्मान और हक देना चाहते थे। रही बात माया की, तो इतने सालों के लाड़ प्यार के कारण वे उसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे। अंजलि खामोश रही। वह समझ रही थी कि 18 साल का लगाव एक पल में खत्म नहीं होता। आनंद प्रकाश का माया को घर से अलग भेजने की बात करना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा समझौता था। अंजलि ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जैसे उसके अंदर कोई युद्ध चल रहा हो। आनंद प्रकाश ने उसे और वक्त देने का फैसला किया। तभी अचानक अंकित एनजीएंग ने अंजलि की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर घर से बाहर ले जाने लगा। घर के दरवाजे पर उनका छोटा चचेरा भाई मिला, जिसकी टोकरी में ताजी मछलियां थीं। अरे अंकित भाई, अंजलि को कहाँ ले जा रहे हो? अंकित ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी और अंजलि को लेकर आगे बढ़ गया। वे उस पुरानी जर्जर इमारत के पास पहुंचे जो कभी दाई का प्रसव केंद्र हुआ करती थी। दीवारें ढहने को थीं और छत पर दरारें थीं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम भी मुझे समझौता करने के लिए मनाने आए हो? अंजलि ने उस खंडहर को देखा जहां से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी। बिल्कुल नहीं, अंकित ने अंजलि की तरफ बड़ी आत्मीयता से देखा। शायद जुड़वा होने की वजह से उसे अंजलि को देखते ही एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ था। वह अंजलि के करीब आना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं वह उसे डरा न दे। अंकित को आज समझ आया कि किसी को मजबूरी में प्यार करने और किसी को दिल से चाहने में क्या फर्क होता है। माया के लिए उसके मन में बस एक जिम्मेदारी वाला भाव था, लेकिन अंजलि को देखकर उसके अंदर से ममता उमड़ रही थी। छुटकी, जब मुझे घर पर पता चला कि मेरी बहन बदल गई है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि पापा के साथ आते वक्त भी मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए एक अजनबी ही रहोगी। लेकिन यकीन मान, जिस पल मैंने तुझे उस कमरे में देखा, मेरा दिल किया कि मैं अपना सब कुछ तुझ पर वार दूं। अंकित की आवाज भावुक हो गई। उसे याद आया कि माया ने तो हमेशा सबसे अच्छे कपड़े पहने, सबसे अच्छी शिक्षा पाई और सबका प्यार पाया। लेकिन अंजलि को सिर्फ मिला तो दुख और तिरस्कार। बहन, मैं आज तुझसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं बस तुझे ये बताने आया हूँ कि हमारा खून एक है। अगर तुझे माया का घर में रहना पसंद नहीं है, तो मैं माँ से बात करूंगा। बड़े भाई अभी घर पर नहीं हैं, पर मैं दूसरे और तीसरे भाई को भी समझा दूंगा। हम किसी को भी अपनी सगी बहन पर हुक्म नहीं चलाने देंगे। और अगर माँ फिर भी नहीं मानी,
तो मैं तुझे शहर में हमारे दादा दादी के पास ले जाऊंगा। वैसे भी दादी को माया कभी पसंद नहीं आए। वो हमेशा कहती थी कि ये लड़की बहुत चालाक है, हमारे खानदान जैसी नहीं है। जब वो तुझे देखेंगी तो निहाल हो जाएंगी। तेरी आंखें बिल्कुल दादी की जवानी जैसी हैं। मैंने उनकी पुरानी तस्वीरें देखी हैं। अंकित आज बहुत बोल रहा था, जैसे वह अंजलि को खोने से डर रहा हो। उसे लगा कि अंजलि की खामोशी का मतलब उसकी हार है। अंजलि ने अंकित की बातों को सुना, पर उसकी नजरें कहीं और थीं। अंकित ने घबराकर उसका हाथ और जोर से थाम लिया। छोटी बहन, क्या तुझे मेरा यकीन नहीं है? नहीं भाई, मुझे चौथे भाई पर पूरा यकीन है। बात बस इतनी है कि आज तक किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत से बात नहीं की। मेरा दिल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरा भी कोई ऐसा परिवार है जो मुझे सच में चाहता है। अंजलि ने बोलते बोलते धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अंकित ने अनजाने में उसकी कलाई के उस हिस्से को दबा दिया था जहां अभी भी जख्मों का दर्द बाकी था। अध्याय 7, बदला लेने की तैयारी। अंकित एन जी एंग ने अंजलि के चेहरे पर आई झिझक को साफ देख लिया था। उसकी आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। उसने धीरे से अंजलि का हाथ अपनी ओर खींचा और सावधानी से उसके कुर्ते की आस्तीन ऊपर की। आस्तीन के नीचे का मंजर देखकर अंकित का कलेजा कांप उठा। वहां कोड़ों और डंडों के अनगिनत निशान थे, कुछ नए थे जो अभी भी लाल थे, और कुछ पुराने जो मांस के रंग के हो चुके थे पर अपनी गवाही दे रहे थे। अंकित ने अपनी उंगलियों से उन निशानों को बहुत धीरे से छुआ और रुंधे गले से पूछा, क्या क्या बहुत दर्द होता है? अंकित अपने घर का सबसे लाडला और शरारती बच्चा था। बचपन में बदमाशी करने पर उसे कई बार डांट और हल्की चपत पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के शरीर पर ऐसी बेरहमी के निशान नहीं देखे थे। उसे अंदाजा लग गया कि अंजलि को किस दरिंदगी से पीटा गया होगा। अब दर्द नहीं होता भाई। अंजलि ने शांत भाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आस्तीन नीचे कर ली। उसकी रूह 100 सालों तक भटकती रही थी, इसलिए पिछले जन्म की शारीरिक पीड़ा अब उसे महसूस नहीं होती थी। उसे बस इतना याद था कि बचपन में उसे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता था, पर तब उसे इतना नहीं पीटा जाता था। जुल्म तो पिछले 2 सालों में शुरू हुआ था, जब शहर की माया को अपनी असलियत का डर सताने लगा था। ठाकुर गांव परिवार ने उसे हर तरह से प्रताड़ित किया था ताकि वह अपना वजूद भूल जाए। अंजलि अभी यादों में खोई ही थी कि अंकित ने दांत पीसते हुए उसका हाथ दोबारा थामा। छुटकी, अब तू जरा भी मत डर। तेरा भाई आ गया है। अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं तुझे अभी उन दरिंदों से बदला दिलाने ले जाऊंगा। आज उन ठाकुरों को पता चलेगा कि अंकित की बहन पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अंकित कद में काफी लंबा था। हालांकि वे दोनों जुड़वा थे, पर अंजलि कुपोषण के कारण उसकी छाती तक ही पहुंचती थी। अंकित का यह उग्र और रक्षक वाला रूप देखकर अंजलि को पहली बार बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में अंकित को माया ने एक साजिश में फंसाकर 10 साल के लिए जेल भेज दिया था। जब वह बाहर आया था, तो 30 साल की उम्र में भी किसी लाचार बूढ़े जैसा लगता था। माया ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, पर इस बार अंजलि ऐसा नहीं होने देगी। रामपाल भाई, धर्मपाल भाई। अंकित की आवाज सुनकर अंजलि सोच से बाहर आई। उसने देखा कि मामा के लड़के रामपाल और धर्मपाल आंगन से बाहर आ रहे हैं। अंकित भाई, क्या बात है? धर्मपाल ने पूछा। वह अभी अभी नदी से नहाकर लौटा था। तुम दोनों मेरी मदद करो और गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा करो। मैं अपनी बहन के गुनहगारों का हिसाब करने अंजनी गांव जा रहा हूँ। अंकित की बात सुनते ही दोनों भाइयों ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्हें तो बस एक बहाने की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि ठाकुर परिवार ने उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, वे आग बबूला हो गए। वे तुरंत गांव में लड़कों को आवाज लगाने निकल पड़े। 1970 का वह दौर था जब गांवों में कबीलाई भाईचारा बहुत मजबूत होता था। चौधरी, झू, गांव के ज्यादातर लोग आपस में रिश्तेदार थे। धर्मपाल की एक आवाज पर दर्जनों नौजवान इकट्ठा हो गए। कोई हाथ में कुदाल लिए था, तो कोई लाठी और बल्लम। ये किसी छोटी मोटी फौज जैसा नजारा था। जब उन्हें पता चला कि अंजनी गांव के ठाकुरों ने उनके गांव की भांजी को बदल दिया और उसे जानवरों की तरह पीटा, तो उनका खून खौल उठा। अंकित ने धर्मपाल से पूछा, भाई, क्या घर में लोहे का कोई बड़ा परात या पीतल का थाल है?
धर्मपाल ने अंकित की आंखों में चमक देखी और समझ गया कि वह क्या चाहता है। वह दौड़कर घर के अंदर गया और एक बड़ा पीतल का थाल और एक मूसल लेकर बाहर आया। उसने उसे जोर से खटखटाया। धैं 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 की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। अंकित भाई, ये कैसा रहेगा? अंकित ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। धर्मपाल भाई, तुम रास्ते भर इसे पीटते हुए और चिल्लाते हुए चलोगे। मैं चाहता हूं कि पूरे इलाके को पता चले कि ठाकुरों ने कितना नीच काम किया है। और लड़कों, याद रखना, जैसे ही हम ठाकुरों के घर पहुंचेंगे, जो भी सामने आए उसे सबक सिखाना और घर में तोड़फोड़ कर देना। बस ध्यान रहे, किसी की जान न जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैंने शहर से कुछ पुलिस वालों और रसूखदार लोगों को भी बुलवाया है, वे बस आते ही होंगे। ठाकुरों ने मेरी बहन को छुआ है, मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। अंकित आगे आगे अंजलि का हाथ पकड़कर चल रहा था और पीछे धर्मपाल थाल पीटते हुए चिल्ला रहा था, सुनो रे गांव वालों, अंजनी गांव के ठाकुरों का काला सच सुनो। अपनी सगी बेटी को शहर भेज दिया और हमारी भांजी को 18 साल तक नरक में रखा। उनके पीछे दर्जनों नौजवान लाठियां चमकाते हुए चल रहे थे। चौधरी गांव और अंजनी गांव पास पास ही थे, बस बीच में एक तालाब और बांस का एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उनकी टोली के पहुंचने से पहले ही अंजनी गांव में शोर मच चुका था। ठाकुर जगत सिंह गांव दाझूंग अपने आंगन में डरा हुआ खड़ा था। उसकी पत्नी माया की सगी मां लिशियू पागलों की तरह आंगन में चक्कर काट रही थी और बड़बड़ा रही थी, अब क्या होगा? ये सब उस मनहूस छुटकी की वजह से हुआ है। मर क्यों नहीं गई वो? और वो ली गंजा आदमी भी किसी काम का नहीं निकला, एक लड़की को नहीं संभाल सका और उसे भागने दिया। जगत सिंह ने झुंझला कर कहा, चुप कर, अब ये सब बोलने से क्या होगा? कोई रास्ता निकाल, वरना आज ये चौधरी गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्या पता क्या करना है? उसकी पत्नी सिसकने लगी, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। जी, चलिए माया को फोन करते हैं। शहर की पुलिस और बड़े साहब तो उसके हाथ में हैं। उसी की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। वही हमें इस मुसीबत से बचाएगी। उनका पूरा लालच इसी बात पर टिका था कि माया शहर के बड़े घर की बहू बनने वाली थी। उन्हें लगा कि माया का रसूख उन्हें इस पाप से बचा लेगा। अध्याय 8, हिसाब बराबर, कसर मत छोड़ो। जब यह मामला खुला, तो शहर में रह रही माया एंड मेयून के लिए भी आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले थे। ठाकुर जगत सिंह गांव दाझुंग ने सोचा कि अगर हो सके तो उसे माया के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ानी चाहिए। आखिर वही तो उनका भविष्य थी। उसे अपने दोनों बच्चों राहुल डैलिन और रश्मि एर्मी का भी ध्यान रखना था। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे पूरा परिवार दांव पर न लगे। जगत सिंह ने चारों ओर नजर घुमाते हुए अपनी पत्नी लिशियू की ओर देखा और कहा, भाग्यवान, हमने ये पूरी जिंदगी बस जोड़ तोड़ और साजिशों में ही बिताई है, और यह सब बच्चों के लिए ही तो किया है ना? उसकी आंखों में एक भयानक चमक देखकर उसकी पत्नी कांप उठी। उसकी अंतहीन बकबक एक पल के लिए रुक गई। दशकों तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे की खामोशी का मतलब भी समझते थे। तुम सही कह रहे हो, ये सब बच्चों के लिए है। आप ज्यादा घुमा फिराकर बात मत करो, जो कहना है साफ कहो, उसने हार मानते हुए कहा और उदास होकर दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। जगत सिंह ने हिम्मत जुटाई और बोला, दोष सिर्फ इस बात का है कि तेरी शक्ल माया से मिलती है, और वह अभागी छुटकी अंजलि अपनी असली माँ सुमित्रा जैसी दिखती है। जिसकी भी आंखें हैं, वह देख सकता है। अब हम इस सच को नकार नहीं सकते। अगर हम सच नहीं मानेंगे, तो वे शहर वाले पुलिस बुलाकर हमारा पूरा खानदान तबाह कर देंगे। उसका मतलब साफ था, किसी एक को सारा जुर्म अपने सिर लेना होगा। और चूंकि जगत सिंह परिवार का मुखिया और कमाने वाला था, इसलिए उसने इशारा किया कि उसकी पत्नी को बलि का बकरा बनना होगा। लिशियू काफी देर तक चुप रही। बाहर से थाल पीटने की आवाजें और नौजवानों की चीखें करीब आ रही थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बच्चों की खातिर मैं ये कलंक अपने सिर ले लूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मेरे जेल जाने के बाद तुम किसी और औरत के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुम राहुल और रश्मि के साथ अन्याय नहीं करोगे, और हमारे घर खेत सब राहुल के ही नाम रहेंगे। राहुल और रश्मि उसके सगे बच्चे थे जिन्हें वह जान से ज्यादा चाहती थी। हालांकि उसे माया पर गर्व था,
पर माया उसके पास रहकर बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए सगे बच्चों के लिए वह जेल जाने को भी तैयार थी। जगत सिंह ने राहत की सांस ली। तू फालतू की चिंता कर रही है। मैं अब 40 का होने आया हूँ, मुझे अब किसी और औरत की क्या जरूरत। और राहुल मेरा इकलौता वारिस है, उसे छोड़कर मैं जायदाद किसे दूंगा। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ। ली शियू ने एक लंबी आह भरी। पर वह जानती थी कि मर्दों की जुबान और पानी की लकीर एक बराबर होती है। उसे डर था कि उसके जाते ही कोई जवान विधवा जगत सिंह को अपनी बातों में न फंसा ले और उसके बच्चों का हक मार ले। पर अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब अंकित, अंजलि और चौधरी गांव के लड़कों का हुजूम ठाकुरों के घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा बंद था। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए छतों और दीवारों पर चढ़े हुए थे। दीवार पर चढ़े एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, अरे अंकित भाई, जल्दी आओ। ये सातिर ठाकुर अपनी लुगाई को आंगन में पीट रहा है ताकि सबको लगे कि सारा कसूर इसी का है। अंकित और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मामला समझते देर नहीं लगी। अंजलि फुसफुसाए, भाई, ये लोग नाटक कर रहे हैं ताकि सारा दोष एक पर मरकर बाकी लोग बच जाएं। अंकित भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। कोई बात नहीं, पहले इनका भूत उतारते हैं, हिसाब बाद में होगा। उसने धर्मपाल को इशारा किया और ठाकुरों के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा चरमरा कर खुल गया। धर्मपाल और बाकी लड़के बिना कोई मौका दिए अंदर घुस गए। भाइयों, इस मक्कार को छोड़ना मत, मारो साले को। जगत सिंह कुछ बोल पाता, उससे पहले धर्मपाल की लाठी उसके घुटने पर पड़ी। तड़ाक की आवाज सुनकर छत पर खड़े लोग भी सिहर उठे। खून बचाओ, मार डाला। ली शियू पागलों की तरह चिल्लाने लगी, पर वह भाग नहीं रही थी। वह चाहती थी कि लोग उसे पिटता हुआ देखें ताकि सहानुभूति मिले। पर लड़कों ने कोई रहम नहीं दिखाया। अगले ही पल लड़के घर के अंदर घुस गए। रसोई के बर्तन, अनाज के बोरे, संदूक और अलमारियां, सब कुछ तहस नहस होने लगा। खड़ाक भड़ाक की आवाजों के साथ ठाकुरों का रसूख टूट रहा था। रजाई गद्दे फाड़ दिए गए, यहाँ तक कि आंगन की मुर्गियां भी नहीं छोड़ी गई। जब अच्छी तरह तोड़फोड़ हो गई और जगत सिंह और उसकी पत्नी अधमरे होकर जमीन पर गिर पड़े, तब अंकित ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। लड़के ठाकुरों के घर से अनाज की बोरियां और तेल के पीपे उठाने लगे। जो ज्यादा फुर्तीले थे, उन्होंने बाड़े से मुर्गियां और बत्तखें पकड़ ली। यहाँ तक कि ठाकुरों का एक मोटा सूअर भी नहीं बख्शा गया। जाते जाते अंकित ने गरजते हुए कहा, सुनो रे ठाकुरों, तुमने अपनी बेटी को हमारे घर ऐश करने भेजा और हमारी बहन को 18 साल तक जानवरों की तरह रखा। आज हम जो ये अनाज और जानवर ले जा रहे हैं, ये उस खाने का किराया है जो तुमने 18 साल तक हमारी बहन के हक का खाया है। हालांकि ये बहुत कम है, पर उम्मीद है कि अब तुम इंसानों की तरह रहना सीखोगे। अगर दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाए, तो पूरा गांव फूंक दूंगा। अंकित के इन शब्दों ने उन्हें लूट का एक कानूनी और नैतिक आधार दे दिया। ठाकुर दंपत्ति के मुंह से खून बह रहा था। वे एक शब्द बोलने की हालत में भी नहीं थे। चौधरी गांव की टोली बड़े जोश के साथ वापस लौटी। आगे आगे लड़के सूअर हाँक रहे थे, कंधों पर मुर्गियां और अनाज के बोरे थे। अंजलि यह सब देख रही थी और पहली बार उसे दिल से खुशी महसूस हो रही थी। उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वह इस घर में थी, तो यही मुर्गियां और सूअर वह अकेले पालती थी, और जरा सी गलती पर उसे इन्हीं दरिंदों से मार खानी पड़ती थी। आज हिसाब बराबर हुआ था। अध्याय 9, कोई बचकर नहीं जाएगा। अंजलि के चेहरे पर पहली बार एक राहत भरी मुस्कान देखकर अंकित भी खिल उठा। उसने गर्व से पूछा, क्यों छोटी बहन, अब कलेजे को ठंडक मिली? बिल्कुल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। अंजलि ने जोर से सिर हिलाया, पर फिर अचानक उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। पर भाई, क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए था? कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे। 1970 का वह दौर बहुत नाजुक था। जरा सी भी ऊंच नीच पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी। पर अंकित को खुद पर पूरा भरोसा था। तू फिक्र मत कर, जब तेरा भाई साथ है, तो कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। हमने उन ठाकुरों को सिर्फ पीटा है, उनके पापों का घड़ा तो अभी फूटना बाकी है। अगर वे किसी एक को बलि का बकरा बनाकर बाकी परिवार को बचाने की सोच रहे हैं, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा।
अंजलि मुस्कुराई, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पिछली जिंदगी की एक बहुत पुरानी बात याद आई जो उसने दशकों बाद माया एंड मेयुन के मुंह से सुनी थी। ठाकुर जगत सिंह गांव दाझून कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। 20 साल पहले जब जमींदारी खत्म हुई थी और भूमि सुधार हुए थे, तब उसने गांव के एक पुराने जमींदार की बहुत सारी सोने चांदी की मोहरें और कीमती सामान चुपके से हड़प लिया था। वह इतना शातिर था कि उसने दशकों तक उन चीजों को दबाए रखा। अंजलि के पिछले जन्म में, जब वे लोग बूढ़े हो गए थे, तब उसने वह खजाना निकाला था और अपने तीनों बच्चों में बांटा था। अंजलि को याद था कि वह सामान घर के अंदर ही कहीं था, पर उसे जगह ठीक से याद नहीं आ रही थी। वह ठाकुर इतना कंजूस था कि अपना खजाना आंखों से दूर तो कभी नहीं रखता होगा। अंजलि ने अपनी आंखें मूंद ली और ठाकुरों के उस पुराने घर के एक एक कोने को अपनी यादों में टटोलने लगी। अंकित को लगा कि वह डर रही है। उसने दिलासा देते हुए कहा, छुटकी, तू परेशान मत हो। अगर आज वे बच भी गए, तो तेरा भाई वादा करता है कि उनकी अगली जिंदगी नर्क से भी बदतर होगी। नहीं भाई, मैं डर नहीं रही। अंजलि की आंखों में अचानक एक चमक कौंधी। उसे याद आ गया, जब वह 15-16 साल की थी, तब एक दिन रसोई में खाना बनाते समय उसने एक बहुत बड़ा चूहा देखा था। वह चूहा चूल्हे के पीछे दीवार के एक छोटे से छेद में घुस गया था। अंजलि ने चूहे को भगाने के लिए उस छेद के पास लकड़ियां हटाकर धुआं करना शुरू किया, तभी जगत सिंह अचानक कहीं से आ धमका। उस दिन वह इतना घबराया हुआ था कि उसने अंजलि को बिना किसी बात के बेत से बहुत बेरहमी से पीटा था। वह पहली बार था जब उसे बिना गलती के इतनी मार पड़ी थी, इसलिए वह मंजर उसके दिमाग में पत्थर की लकीर बन गया था। उस दिन के बाद अंजलि ने कभी उस चूल्हे के पीछे सफाई करने की हिम्मत नहीं की। वहां साल भर लकड़ियों का ढेर लगा रहता था। किसी को सपने में भी शक नहीं होता कि रसोई के उस काले चूल्हे के पीछे कोई राज दफन हो सकता है। भाई, मुझे पता है कि हम पूरे ठाकुर खानदान को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। अंजलि का चेहरा पीला था, पर उसकी आंखों में जुगनू जैसी चमक थी। अंकित की भौहें तन गईं। क्या कह रही है? तू पक्का जानती है? अंजलि ने मजबूती से सिर हिलाया। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई 10-12 साइकिलें आती दिखी। अंकित भाई, क्या हाल है? बदला पूरा हुआ या कुछ बाकी है? वीर का नेतृत्व लाला लियू जून कर रहा था। लाला शहर का एक जाना माना आवारा लड़का था जो अपनी उम्र के लड़कों का गिरोह बनाकर घूमता था। अंकित भी कभी इस गिरोह का हिस्सा रहा था, बल्कि वह तो इनका लीडर था। पर जब उसके पिता और बड़े भाई ने उसे एक बार पेड़ से लटकाकर बेल्ट से पीटा था, तब से वह सुधर गया था और घर पर रहने लगा था। अंकित आगे बढ़ा और उसने बहुत सलीके से लाला और उसके साथियों को सिगरेट बांटी। लाला के गिरोह में 12 से 18 साल तक के लड़के थे। अंकित ने लाला को एक तरफ ले जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनते ही लाला की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। अगर यह खबर सच निकली और ठाकुरों के घर से अवैध संपत्ति और जमींदारी का छुपाया हुआ सोना मिल गया, तो लाला की रातों रात लॉटरी लग जाती। उसे अखबारों में क्रांतिकारी युवक के तौर पर जगह मिलती। लाला ने अपनी छाती ठोककर वादा किया कि वह ठाकुरों को ऐसा सबक सिखाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अंकित ने मुस्कुराकर लाला को 2 मुर्गियां दी। भाई, ये रख। उन ठाकुरों ने मेरी बहन का हक मारा है, ये तो बस शुरुआत है। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, रास्ते में इनका शोरबा बनाकर दावत उड़ाना। लाला ने कोई नखरा नहीं किया। उसने फुर्ती से मुर्गियों के पैर बांधे और उन्हें साइकिल के हैंडल से लटका लिया। ये शहर के लड़के किसी से नहीं डरते थे, जब तक पुलिस हाथ न डाले। ये खुद को इलाके का राजा समझते थे। अंकित जानता था कि इन बदमाशों से दोस्ती कब और कैसे काम आती है। उसने अंजलि की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान दी। अब ठाकुरों का खेल खत्म होने वाला था। अध्याय 10। नया नाम, नई पहचान। अंकित एन जी एंग अपनी टोली के साथ विजयी होकर लौटा, जबकि दूसरी तरफ लाला लियू जून ने अपने लड़कों के साथ ठाकुरों के घर पर धावा बोल दिया था। लाला और अंकित पुराने साथी थे और उनके काम करने का तरीका एकदम सटीक था। जैसे ही वे ठाकुरों के घर में घुसे, उन्होंने उन पर जमींदारी के वक्त का माल छिपाने का संगीन आरोप मढ़ दिया। अंजलि के बताए अनुसार उन्होंने रसोई की खुदाई की और चूल्हे के पीछे से एक भारी पुराना बक्सा बरामद कर लिया।
लाला के लिए यह एक बड़ी जीत थी और उसने वही ठाकुरों को कानून का डर दिखाकर अधमरा कर दिया। जब अंजलि और अंकित नानी के घर लौटे तो दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। ठाकुरों के घर से लाया गया सुअर का बच्चा अब मामा के बाड़े में था और मुर्गियां बत्तखें एक कोने में बंधी फड़फड़ा रही थी। अंकित ने अपने साथ आए नौजवानों का शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि ठाकुरों के उस सुअर को आज ही काटा जाएगा और उसका मांस सभी में बराबर बांटा जाएगा। आखिर वह पराया माल था, तो उसे बांटने में अंकित को कोई हिचक नहीं थी। नानी पार्वती देवी थोड़ा कुड़ रही थी कि सुअर अभी छोटा है, पर अंकित की जिद के आगे किसी की नहीं चली। ठाकुरों से हिसाब बराबर करने के बाद अंजलि का मन काफी हल्का हो गया था। उसे शहर वापस जाने या माया एंड मेहुन के साथ रहने की चिंता अब उतनी नहीं सता रही थी। यहाँ तक कि जब खाने की मेज पर उसने अपने पिता आनंद प्रकाश को देखा तो वह उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। आनंद प्रकाश ने राहत की सांस ली, उन्हें लगा कि शायद बेटी का गुस्सा शांत हो गया है। अंजलि को शुरू से ही अच्छे खाने का शौक था। पिछली जिंदगी में उसकी यही कमजोरी उसे पहाड़ों तक ले गई थी जहां उसने अपनी जान गंवाई। पुनर्जन्म के बाद आज उसे पहली बार तसल्ली से खाने को मिल रहा था। मामी के हाथ के खाने में भले ही शहर जैसा सलीका न हो, पर स्वाद गजब का था। तली हुई ताजी मछलियों की खुशबू पूरे आंगन में महक रही थी। साथ में मिर्च और मसालों के साथ भुना हुआ मांस और मोटे अनाज की रोटियां नहीं, बल्कि आज शहर वाले मेहमानों के आने की खुशी में 3 तरह के अनाजों को मिलाकर बनाए गए नर्म और मीठे भाप वाले बंस सिद्धू जैसा पकवान बने थे। भोजन के बाद मामा का लड़का धर्मपाल बड़े चटकारे लेकर ठाकुरों की धुलाई का किस्सा सुनाने लगा। उसने जिस तरह से ठाकुर जगत सिंह के डरपोक चेहरे की नकल उतारी, उसे देखकर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंसने लगा। अंजलि भी अपनी छोटी सी चौकी पर बैठी खिलखिला रही थी। आनंद प्रकाश ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से देखा और उसके रूखे बालों पर हाथ फेरा। उन्हें वह समय याद आया जब अंजलि का जन्म हुआ था। 1952 का वह दौर उथल पुथल भरा था। भले ही आनंद प्रकाश का परिवार जमींदार नहीं था, पर वे एक पढ़े लिखे रसूखदार खानदान से थे। उनके पिता के देहांत के बाद हालात बिगड़ गए थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी सुमित्रा को मजबूरी में कुछ वक्त के लिए मायके भेजना पड़ा था, जहां यह अनर्थ हो गया। वे नानी के परिवार को दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन मुश्किल दिनों में उन्होंने ही सुमित्रा को सहारा दिया था। आनंद प्रकाश यादों में खोए थे कि अंकित ने उन्हें टोका, पिताजी, नानी आपको बुला रही हैं। नानी ने आनंद प्रकाश को जाते वक्त 2 बड़ी ताजी मछलियां साथ ले जाने को कहा। आनंद प्रकाश ने मन ही मन सोचा कि वे नानी के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाएंगे, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? अंकित ने पूछा। आनंद प्रकाश ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं सोच रहा था कि इस बच्ची का कोई अच्छा सा नाम रखूं। छुटकी या घास शियाओ काओ कहकर पुकारना ठीक नहीं लगता। आखिर यह हमारे घर की लक्ष्मी है। जी जरूर, अंजलि ने सिर हिलाया। उसे भी अपना पुराना नाम पसंद नहीं था, पर वह देखना चाहती थी कि उसके पिता क्या नाम चुनते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम सुषमा मेशिया रखूं, सुंदर और सुनहरी शाम जैसा, जो सबको शांति दे। आनंद प्रकाश ने बड़े गर्व से नाम बताया। पर अंजलि का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि यह नाम माया के नाम से मेल खाता हुआ रखा गया था। आनंद प्रकाश अभी भी दोनों बेटियों के बीच एक समानता और रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और नफरत चमक उठी। अंकित ने तुरंत अपनी बहन की नाराजगी भांप ली। उसने अंजलि का हाथ थाम लिया और अपने पिता से बोला, क्या पिताजी? सुषमा, ये तो बहुत पुराना और उबाऊ नाम है। छोटी बहन, तू पिताजी की बात छोड़, तेरा ये भाई तेरा नाम रखेगा। अंजलि ने तुरंत मौका लपक लिया। हाँ भाई, आप ही बताइए। अंकित ने बड़ी शान से कहा, मेरा मानना है कि मेरी बहन ऐसी हो जो तेज गर्मी में भी ठंडी हवा के झोंके जैसी लगे, जो मुश्किलों से न डरे और हमेशा खिलखिलाती रहे। मैं इसका नाम अंजलि जिक्सिया रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन भविष्य में बहुत बुद्धिमान, सुंदर और सबकी प्यारी बनेगी। क्यों, पसंद आया? अंजलि ने खुशी से सिर हिलाया। ये नाम बहुत प्यारा है भाई, मुझे यही नाम चाहिए। शुक्रिया। अंकित ने अपने पिता की तरफ एक विजेता वाली नजर डाली। आनंद प्रकाश को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि अंकित ने न केवल उनके नाम को ठुकरा दिया,
बल्कि उनके और अंजलि के बीच फिर से एक दीवार खड़ी कर दी। उन्हें डर लगने लगा कि अंकित और अंजलि की यह जोड़ी कहीं घर वापस जाकर माया के लिए आफत न बन जाए। अध्याय 11। शहर की ओर वापसी। आनंद प्रकाश एंड जिंगशी को इस बात का गहरा मलाल था कि अब तक अंजलि ने उन्हें एक बार भी पिताजी कहकर नहीं पुकारा था। वहीं दूसरी तरफ उनका बिगड़ैल बेटा अंकित हर बात का जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा था। जब वे गांव से निकलने वाले थे, अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे रह रहकर लग रहा था कि वह कुछ बहुत जरूरी चीज पीछे भूल आई है। उसने लाख कोशिश की, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने हताशा में अपना सिर थपथपाया। 18 सालों का बोझ और पिछले जन्मों की यादें सब धुंधली हो गई थी। अंकित ने तुरंत पूछा, क्या हुआ छुटकी? सिर में दर्द है क्या? नानी के मुताबिक जिस दिन अंजलि उन्हें मिली थी, उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं और वह पहाड़ से नीचे लुढ़क गई थी। आनंद प्रकाश ने भी चिंता से उसकी ओर देखा। कुछ नहीं भाई, बस ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ, पर याद नहीं आ रहा, अंजलि ने धीरे से कहा। अंत में आनंद प्रकाश को बात काटने का मौका मिला। अगर याद नहीं आ रहा तो ज्यादा मत सोच। शहर पहुंचने पर तुझे जिस चीज की जरूरत होगी, तेरे पापा मम्मी सब दिला देंगे। जी, अंजलि ने सिर हिलाया। नानी पार्वती देवी ने ठाकुरों के घर से लाए गए 2 मुर्गों, 2 बत्तखों और 2 बड़ी मछलियों को साइकिल के करियर से अच्छी तरह बांध दिया था। जैसे ही अंजलि आनंद प्रकाश के पास जाने लगी, अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि, तू मेरे पीछे बैठ, मैं तुझे ले चलूंगा। अंजलि खुशी खुशी अंकित की साइकिल पर चढ़ गई। आनंद प्रकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अंकित की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वे उसकी तरह बीच सड़क पर हंगामा नहीं कर सकते थे। अंजलि, कसकर पकड़ ले, अब हम उड़ने वाले हैं। अंकित ने पैडल पर जोर से लात मारी और साइकिल हवा से बातें करने लगी। आनंद प्रकाश जल्दी जल्दी नानी को विदा कर उनके पीछे लग गए। जवान और चुस्त होने के कारण अंकित बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। पहाड़ी हवा अंजलि के चेहरे से टकरा रही थी। वह डर के मारे अंकित के कुर्ते को कसकर पकड़े हुए थी, पर साथ ही वह बेहद रोमांचित और खुश भी थी। पिछली जिंदगी में रूह बनकर भटकते हुए वह कभी किसी चीज को छू नहीं पाई थी। आज उसे वह एहसास दोबारा मिल रहा था। आनंद प्रकाश पहले तो चिल्लाकर उन्हें धीरे चलने को कहना चाहते थे, पर जब उन्होंने अंजलि की खिलखिलाहट सुनी, तो वे शांत हो गए। उन्होंने सोचा, चलो, कम से कम बच्ची खुश तो है। अचानक अंजलि को कुछ याद आया। भाई, मुझे याद आ गया, मैं क्या भूली थी। क्या है? अंकित ने पूछा। मुझे सीता दीदी के कपड़े वापस करने हैं। पहाड़ से गिरते वक्त मेरे अपने कपड़े फट गए थे, तो मैंने उनके कपड़े उधार लिए थे। उसके पास अपने कोई ढंग के कपड़े नहीं थे। वही पुराने, पैबंद लगे हुए कपड़े थे जिन्हें उसने खुद ही जैसे तैसे सिला था। उसे याद आया कि उस रात उस अजनबी शख्स ने जब उसे देखा था, तो उसकी आंखों में हैरानी थी। अंजलि अक्सर उस आदमी के बारे में सोचती। भले ही वह सांवला था, पर चांदनी में उसके नैन नक्श किसी राजकुमार जैसे लग रहे थे। उसकी छाती खून से लथपथ थी। अंजलि को बुरा लगता कि उस रात उसने एक घायल इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया था। उसे उम्मीद थी कि वह शख्स अब ठीक होगा और उसे इस बात के लिए माफ कर देगा। बस एक जोड़ा कपड़ा ही तो है। शहर पहुंचकर मैं माँ से कहकर सीता के लिए बिल्कुल नए कपड़े सिलवा दूंगा। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कल्पना करके ही दुख होता कि उस रात उसकी सगी बहन पहाड़ से गिरकर किस हाल में रही होगी। काश वह पहले उसे लेने आ गया होता। आखिरकार वह उसकी अपनी जुड़वा बहन थी। एक ही कोख में उन्होंने साथ वक्त बिताया था। उसे अंजलि को देखते ही जो अपनापन लगा था, वह माया के साथ 18 साल रहकर भी कभी महसूस नहीं हुआ। अंजलि, शहर पहुंचते ही तेरा भाई तुझे ढेर सारे नए फ्रॉक और सूट दिलाएगा, अंकित ने जोश में कहा, हालांकि वह खुद अभी अपने पिता के पैसों पर पल रहा था। अंजलि बस मुस्कुरा दी। वह मन ही मन उस घायल अजनबी से एक बार मिलना चाहती थी, बस ये पक्का करने के लिए कि वह जिंदा है। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उस आदमी की जान न चली गई हो। शुक्रिया भाई, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। अंजलि, अपने भाई से इतनी औपचारिकता मत कर। तू हमारे घर का अनमोल रत्न है। हमारी गलती से हमने तुझे खोया था, पर अब तुझे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। बस हमारे प्यार का लुत्फ उठा। अंकित की बातों ने अंजलि का दिल जीत लिया।
उसे लगा कि वह इस लड़के पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती है। वे पहले कस्बे तक गए, फिर उन्हें ट्रेन बदलनी पड़ी और शहर पहुंचने के लिए बस का सफर करना था। आनंद प्रकाश ने टिकट बाबू को पैसे दिए और अंजलि के बगल में बैठ गए। अंकित दूसरी तरफ बैठा। अंजलि, अब जबकि हम घर पहुंचने वाले हैं, तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा जान ले, आनंद प्रकाश ने कहा। अंजलि ने सिर हिलाया। उसे सीता दीदी से थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, पर वह और सुनना चाहती थी। घर में मैं हूँ, तुम्हारी माँ सुमित्रा है और तुम्हारे 4 बड़े भाई हैं। दादा दादी अलग रहते हैं क्योंकि उन्हें शांति पसंद है। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई आदित्य फौज में है, वह साल में 2 बार ही आता है। उसकी पत्नी नीलम मेरे ही कॉलेज में काम करती है। उनका 2 साल का बेटा भी है। तुम्हारा दूसरा भाई वरुण स्कूल में मास्टर है और तीसरा भाई आर्यन अस्पताल में काम सीख रहा है। और यह चौथा अंकित, इसने अभी कॉलेज खत्म किया है और आवारागर्दी के अलावा नौकरी का इंतजार कर रहा है। अंकित ने मुंह बनाया। अरे पिताजी, बहन के सामने मुझे नीचा दिखाना जरूरी था क्या? आनंद प्रकाश ने उसे इग्नोर किया, पर अंकित की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसे बस में चढ़ते ही मोशन सिकनेस, उल्टी जैसा महसूस होने लगती थी। वह चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया और खुद को संभालने लगा। जैसे ही वे शहर के बस स्टैंड पर उतरे और ताजी हवा अंकित के फेफड़ों में गई, उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वह फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आया। अध्याय 12, लाल लॉकेट का असली हकदार। आनंद प्रकाश एंड जिंगशी ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, अंजलि, देख तेरे चौथे भाई की क्या हालत हो गई है। बस के सफर ने उसे अधमरा कर दिया है, वो तुझे घर तक सुरक्षित नहीं ले जा पाएगा। तू ऐसा कर, मेरे साथ कार में चल। ठीक है, अंजलि ने धीरे से कहा और चुपके से अंकित को आंख मारी। अंकित, जो अभी तक उल्टी आने जैसी शक्ल बनाए हुए था, अंजलि का इशारा मिलते ही मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, चलो, कम से कम प्रोफेसर साहब, पिताजी को अपनी लाडली के साथ 10 मिनट बिताने का मौका तो मिले। आखिर अंजलि ही तो इस घर की असली रौनक है। 10 मिनट बाद कार एक सुंदर और शांत इलाके में रुकी। कार से उतरते ही अंजलि की नजरें सामने खड़े प्रकाश निवास पर ठहर गईं। पिछली जिंदगी में एक रूह बनकर उसने इस घर की दीवारों को हजारों बार छुआ था, पर आज एक जिंदा इंसान के रूप में अपनी दहलीज पर खड़े होने का एहसास कुछ और ही था। यही हमारा घर है बेटा, अंदर चलो, आनंद प्रकाश ने गला साफ करते हुए कहा। उनके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। प्रकाश परिवार कभी शहर का नामी और रसूखदार खानदान हुआ करता था। अंजलि के दादाजी, जो एक महान क्रांतिकारी लेखक थे, सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद देश की आज़ादी और फौज की मदद के लिए दान कर दी थी। बैठक कक्ष में आज भी उस हवाई जहाज की तस्वीर और पट्टिका लगी थी जो दादाजी ने देश को तोहफे में दिया था। उन्होंने ही अपनी हवेली बेचकर यह छोटा सा, जो असल में काफी बड़ा था, घर लिया था और अपने बेटे की शादी गांव की लड़की सुमित्रा से कराई थी ताकि परिवार का रसूख लोगों की आंखों में न चुभे। मम्मी, भाभी, हम आ गए। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही अंकित की दहाड़ गूंजी। आनंद प्रकाश ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़का शक्ल में बिल्कुल उन पर गया था, पर इसकी हरकतें किसी मोहल्ले के गुंडे जैसी थी। तभी अंदर से सबसे पहले माया एंड मेयून दौड़ती हुई बाहर आई। उसके पीछे अंजलि की बड़ी भाभी नीलम लियुलिंग अपने 2 साल के बेटे सक्षम वेनकिन की उंगली थामे निकली। छोटा सक्षम अपनी माँ का हाथ छोड़कर खिलखिलाता हुआ अंकित की ओर दौड़ा। अंकित ने फौरन उसे गोद में उठा लिया और हवा में उछालने लगा। माया, जो दिखने में अपनी सगी माँ लिशियू जैसी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू सच्चे थे या दिखावा, ये कहना मुश्किल था। वह अंजलि के पास आए और बेहद विनम्र आवाज में बोली, आप ही अंजलि दीदी होंगी? नमस्ते, मैं माया हूँ। मैं। इससे पहले कि माया अपनी बात पूरी कर पाती, अंजलि का हाथ बिजली की फुर्ती से बढ़ा और उसने माया के गले में बंधी लाल डोरी को झटके से तोड़ दिया। डोरी में एक बेहद कीमती और खूबसूरत लाल हकीक रेड जेड का आंसू के आकार का लॉकेट लटका था। आह! माया के गले से एक चीख निकल गई। डोरी के रगड़ खाने से उसकी गर्दन पर एक लाल निशान पड़ गया था। वह फटी आंखों से अंजलि को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि अंजलि उससे नफरत करेगी, पर यह उम्मीद नहीं थी कि वह पूरे परिवार के सामने उस पर हमला कर देगी।
लेकिन यह माया की ही चाल थी। उसने जानबूझकर आज यह लॉकेट पहना था ताकि अंजलि को गुस्सा आए और वह सबकी नजर में जंगली साबित हो। अंजलि, ये क्या किया? आनंद प्रकाश सन्न रह गए। उन्हें लगा कि अंजलि फिर से हमला करेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। अंजलि की हथेली में वह लाल लॉकेट और टूटी हुई डोरी दबी हुई थी। मैं बस वही वापस ले रही हूँ जो मेरा है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अंजलि के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान थी। उसे याद आ गया था कि वह गांव में क्या भूल आई थी, यही लॉकेट। जब आनंद प्रकाश को यकीन हो गया कि अंजलि शांत है, तो उन्होंने हाथ ढीला किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि ने अपनी हथेली खोली। खून जैसा सुर्ख और चमकदार वह कीमती पत्थर किसी प्राचीन खजाने जैसा लग रहा था। अंजलि की आवाज भारी हो गई। ये लॉकेट मुझे गांव के एक फकीर बाबा ने दिया था जब मैं छोटी थी। 2 महीने पहले ठाकुरों की बड़ी बेटी, माया की सगी बहन, ने इसे मुझसे छीन लिया था। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, कि वह यहाँ माया के गले में मिला। अंजलि ने सीधे माया की आंखों में झांका। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दांव उल्टा कैसे पड़ गया। उसे लगा था कि अंजलि चुपचाप सहेगी, पर अंजलि तो जैसे सब कुछ जानती थी। माया को भी अपना पिछला जन्म याद था। पिछली जिंदगी में अंजलि बहुत साल बाद घर लौटी थी। तब तक माया ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था, पर इस बार अंजलि वक्त से पहले और पूरी तैयारी के साथ आई थी। माया, इसका जवाब दो। यह अंजलि की चीज तुम्हारे पास कैसे आई? आनंद प्रकाश की कड़कती आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। वे अंजलि को लेकर बैठक कक्ष की ओर बढ़ गए। भाभी नीलम ने चुपचाप अपने बेटे को अंकित की गोद से लिया और कमरे में चली गईं। उन्हें पता था कि घर में तूफान आने वाला है और एक समझदार बहू होने के नाते वे इस झमेले से दूर रहना चाहती थी। उन्हें शुरू से शक था कि यह माया इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। बैठक कक्ष में आनंद प्रकाश सोफे पर बैठ गए। बुढ़ापे और सफर की थकान उनके चेहरे पर साफ थी। अंजलि भी बिना किसी संकोच के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। माया ने अपनी उंगलियां भींच लीं। उसे एहसास हो गया कि घर की हवा बदल रही है। जिस अंजलि को वह गंवार समझ रही थी, वह तो आते ही मालकिन की तरह बैठ गई थी। पिताजी, सच तो ये है कि यह लॉकेट मुझे मेरी उस बहन, ठाकुरों की बेटी ने दिया था। उसने कहा था कि ये उसका है। मुझे कसम से नहीं पता था कि ये अंजलि दीदी का है, वरना मैं इसे कभी नहीं पहनती। आखिर आज के सादगी वाले दौर में ऐसा कीमती गहना पहनना किसे शोभा देता है? माया ने रोनी सूरत बनाई। बल्कि मैंने तो इसे आज इसलिए पहना था ताकि अंजलि दीदी इसे देखें और मैं उन्हें तोहफे में दे दूं। मुझे क्या पता था कि ये सच में उन्हीं का निकलेगा। माया का झूठ इतना सफाई से बोला गया था कि कोई भी उस पर यकीन कर ले, पर अंजलि जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 13, आंसुओं का जाल और मां का दर्द। माया एंड मेयुन पिछले 2 सालों से ठाकुरों के संपर्क में थी, इसलिए इस सच को पूरी तरह नकारना उसके लिए नामुमकिन था। उसने तय किया कि वह आधा सच बोलेगी ताकि आनंद प्रकाश के दिल में उसके लिए दया बनी रहे। उसे यकीन था कि 18 साल का पिता पुत्री का रिश्ता एक झटके में नहीं टूट सकता। इससे पहले कि आनंद प्रकाश कुछ कहते, माया अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठ गई। फर्श से टकराते उसके घुटनों की आवाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे चोट लगी होगी, पर माया का चेहरा नहीं बदला। वह रोते हुए बोली, अंजलि दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी ही थी। मुझे 2 साल पहले ही पता चल गया था कि हम बदल गए हैं, पर मैं डर गई थी। मैं पापा, मम्मी और भाइयों को छोड़कर जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि ठाकुर परिवार आपके साथ इतनी दरिंदगी करेगा। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वे आपको रानी बनाकर रख रहे हैं। मैं पिछले 2 साल अपराधबोध में जी रही हूँ। मुझे आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दीदी, मैं बचपन से पापा मम्मी की लाडली रही, लेकिन अचानक जब मुझे पता चला कि मैं उनका सगा खून नहीं बल्कि एक धोखेबाज हूँ, तो मैं सहम गई थी। माया इतना रोई कि उसका शरीर जमीन पर ढह गया। उसकी कांपती आवाज में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। और ये लॉकेट, मैंने आज इसे इसीलिए पहना था ताकि आपको माफी मांगते हुए इसे लौटा सकूं। मुझे लगा ये सुंदर है, आप पर बहुत जंचेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम इतना गलत साबित होगा। वरना
क्या पापा ने मुझे इसे पहले कभी पहने देखा था? माया ने अपनी लाल आंखों से आनंद प्रकाश की ओर देखा। उसकी मासूमियत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। वह अपनी सगी माँ ली शियू जैसी दिखती तो थी, पर उसकी रंगत शहर की हवा में निखर गई थी। वह रोते हुए बहुत कोमल और लाचार लग रही थी। दूसरी तरफ अंजलि थी, वर्षों के कुपोषण से सूखी हुई, छोटे कद की और बेजान बालों वाली लड़की। भले ही वह सुमित्रा, जो नान की परछाई थी, पर गरीबी और कष्टों ने उसकी सुंदरता छीन ली थी। माया की हालत देखकर आनंद प्रकाश का दिल पसीज गया। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, चलो, आज की इस बात को एक बुरा इत्तेफाक मान लेते हैं। माया, अब तुम बच्ची नहीं हो, आगे से संभल कर रहना। माया ने तुरंत सिर हिलाया। उसे लगा उसने बाजी जीत ली है। तभी सुमित्रा झोनान बाहर से घर लौटी। आंगन से ही उनकी आवाज आई, अजी सुनते हो? अंकित, क्या तुम लोग आ गए? तुम्हारी माँ आ गई है, आनंद प्रकाश ने कहा और खड़े हो गए। सुमित्रा ने जैसे ही बैठक में कदम रखा और माया को जमीन पर बैठा देखा, वे ठिठक गईं। यहाँ क्या हो रहा है? माँ, सब मेरी गलती है। माया झटपट उठी और सुमित्रा के हाथ से झोले लेते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। आनंद प्रकाश सामने थे, इसलिए उसने बातों को मिर्च मसाला नहीं लगाया। सब सुनने के बाद सुमित्रा ने एक गहरी आह भरी। तो ये सब उस लॉकेट की वजह से हुआ? क्या इत्तेफाक है। आज सुबह ही माया ने मुझे बताया था कि ठाकुरों की दूसरी बेटी ने उसे एक सुंदर लॉकेट दिया है और वह उसे देना चाहती थी। सुमित्रा रुकी। वे अपनी सगी बेटी को छुटकी या घास नहीं कहना चाहती थी। उनका कलेजा तब से छलनी था जब से उन्होंने सुना था कि उनकी फूल जैसी बच्ची को 20 रुपये में पहाड़ों पर बेच दिया गया था। अंकित ने तुरंत बात संभाली। माँ, मेरी छोटी बहन का नाम अंजलि है। मैंने खुद ये नाम रखा है। अंजलि, बहुत प्यारा नाम है। सुमित्रा ने अपनी भीगी आंखें पोंछी। उनकी आवाज भारी हो गई। माया, मैंने सुबह ही तुझसे कहा था कि ठाकुरों की बेटी का दिया हुआ कोई भी सामान अंजलि को मत देना, ये ठीक नहीं है। हमारा उस परिवार के साथ कभी न खत्म होने वाला झगड़ा है। भले ही उनके बच्चे बेकसूर हों, पर मैं उनके प्रति अपना दिल साफ नहीं रख सकती। सुमित्रा की बात सुनकर माया का चेहरा पीला पड़ गया। अगर सुमित्रा ठाकुरों के बच्चों से नफरत करती थी, तो वह माया भी तो उन्हीं की औलाद थी। उसे समझ आ गया कि जिस पल असली बेटी ने कदम रखा, उसके लिए इस घर में जगह खत्म होने लगी थी। माया ख्यालों में खोई थी कि आनंद प्रकाश की कड़क आवाज आए, माया, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। माया चौंक कर होश में आई। आजी, वो, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं माँ, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। मैं कह रही हूँ कि जब मैंने मना किया था कि ठाकुरों से कोई रिश्ता नहीं रखना, तो फिर तूने वह लॉकेट क्यों निकाला? और उसे अंजलि को देने की जिद क्यों की? सुमित्रा का लहजा थोड़ा सख्त था। 18 साल के प्यार के बावजूद अपनी सगी बेटी के दुखों को देखकर आज उनका मन कड़वाहट से भर गया था। अध्याय 14, खून का रिश्ता और काली नियत। माया एंड मेयू ने झट से नया बहाना सोच लिया। माफ करना माँ, मुझे लगा उपहार में कुछ अच्छी चीज देनी चाहिए, पर मुझे कुछ और नहीं मिला। मैंने सोचा, छुटकी को बुरा नहीं लगेगा। मेरी ही गलती है कि मैंने इसे इतना हल्का समझा। मुझे अंजलि से माफी मांगनी चाहिए। असल में माया बहुत शातिर थी। उसने जानबूझकर उस लॉकेट का जिक्र किया था क्योंकि वह जानती थी कि सुमित्रा झोनान उसे कभी अंजलि को उपहार में देने के लिए राजी नहीं होंगी। उसने जानबूझकर वह कीमती पत्थर पहना ताकि अंजलि को उकसा सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछली जिंदगी में चुपचाप सब सहने वाली अंजलि इस बार इतनी खूंखार निकलेगी कि पहली ही मुलाकात में डोरी तोड़ देगी। क्या तुम बहरी हो? अंजलि की आवाज बैठक में गूंजी। भाई ने अभी मेरा नाम अंजलि बताया है, फिर भी तुम मुझे बार बार छुटकी कह रही हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो या मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो? अंजलि पिछले जन्म में सालों तक माया के साथ रही थी। वह जानती थी कि यह लड़की ऊपर से सफेद कमल जैसी मासूम दिखती है, पर अंदर से इसका दिल कोयले जैसा काला है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी उस बहन ठाकुरों की बेटी ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि यह लॉकेट मेरा है। और जिस तरह का लालची तुम्हारा असली खानदान है, उन्होंने तुम्हें मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं दिया होगा। इसके बदले तुमने उन्हें क्या फायदा पहुंचाया? माया बुरी तरह सकपका गई। अंजलि, मेरा मतलब था, दीदी। वो नाम वाली बात दिमाग से निकल गई थी।
और मुझे सच में नहीं पता था। माया अंदर से कांप रही थी। हकीकत तो यह थी कि उसने उस लॉकेट के बदले ठाकुरों की बेटी को 2 चांदी के पुराने सिक्के सिल्वर डॉलर दिए थे। आनंद प्रकाश ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, तो उन्होंने बीच बचाव किया। अंजलि, बेटा, मैंने माया को समझा दिया है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? फिर उन्होंने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, बच्ची बहुत कमजोर हो गई है। बाहर साइकिल पर मुर्गियां, बत्तखें और मछलियां लटकी हैं। जरा इन्हें बनाकर अंजलि को अच्छा खाना खिलाओ। और इसके रहने का क्या इंतजाम है? सुमित्रा ने आनंद प्रकाश का इशारा समझते हुए कहा, सब ठीक है। अंजलि अभी अंकित के कमरे में रहेगी। अंकित कुछ दिन अपने मंझले भाई के साथ सो जाएगा। पीछे वाला स्टोर रूम अभी रहने लायक नहीं है, वहां धूप नहीं आती। जब खिड़की लग जाएगी, तब अंकित वहां चला जाएगा। ठीक है, अंजलि को उसका कमरा दिखाओ। बच्ची बहुत थक गई है, आनंद प्रकाश ने थकी हुई आवाज में कहा। सुमित्रा ने अंजलि का हाथ थामा। जैसे ही उनकी हथेलियां अंजलि की खुरदरी त्वचा से छुई, सुमित्रा का कलेजा मुंह को आ गया। 18 साल की एक जवान लड़की के हाथ इतने सख्त और फटे हुए। उन्होंने सोचा कि अंजलि ने खेत खलिहान और ठाकुरों के घर में कितनी मेहनत की होगी। सुमित्रा उसे अंकित के कमरे में ले गई। कमरा साफ सुथरा था और बिस्तरों से ताजी धूप की खुशबू आ रही थी। बेटा, आज यहीं सो जाओ। कल मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने बाजार ले चलूंगी। अंजलि की खामोशी देखकर सुमित्रा को डर लगा कि कहीं वे कुछ ज्यादा बोलकर उसे नाराज न कर दें। जब सुमित्रा वापस बैठक में आई, तो माया वहीं खड़ी थी। माँ, मुझे पता है मैंने दीदी को नाराज किया, पर मेरा इरादा बुरा नहीं था। क्या 18 साल के प्यार के बाद भी आप मुझे नहीं पहचानती? सुमित्रा ने एक लंबी ठंडी आह भरी। माया, अंजलि बहुत दुखी है। अभी उसे थोड़ा वक्त दो। पर माँ, क्या हमने ये बात नहीं की थी कि अंजलि मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी? इससे हम जल्दी सहेलियां बन जाते, माया ने अपनी चाल चलते हुए कहा। नहीं माया, तूने देखा नहीं अंजलि कितनी नफरत से तुझे देख रही है। अभी उसे जबरदस्ती तेरे साथ रखना आग में घी डालने जैसा होगा। अभी उसे अंकित के कमरे में ही रहने दे। सुमित्रा ने दो टूक कहा और रसोई की तरफ चल दी। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। अंजलि के आते ही उसे अपने पैर उखड़ते महसूस हो रहे थे। तभी पास खड़े अंकित ने एक ठंडी हंसी हंसी। माया, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी ये टेढ़ी चालें बंद कर दे। मैं तेरे असली स्वभाव को जानता हूँ। अगर तूने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। चौथे भाई, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। तुम मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? माया रोने का नाटक करने लगी। तू अच्छी है या बुरी, ये तेरा दिल जानता है। मैं माँ बाप जैसा भोला नहीं हूँ जो तेरी मीठी बातों में आ जाऊं, अंकित ने कहा और अंजलि के कमरे की तरफ चला गया। अंकित को माया शुरू से पसंद नहीं थी क्योंकि 2 साल पहले तक वह बहुत जिद करती थी और अंकित को उसकी वजह से कई बार मार खानी पड़ी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि माया का वह बदला हुआ स्वभाव सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इस घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। अंकित ने अंजलि के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आया। अंजलि बिस्तर पर लेटी थी पर उसकी मुट्ठी में वह लॉकेट अब भी दबा था। थक गई हो क्या? इस अंकित भाई ने तुझे परेशान किया? नहीं भाई, मैं बस सोच रही थी। मैंने आपका कमरा ले लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? अंजलि को उस लॉकेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वह हल्का सा गर्म हो रहा हो। अंकित मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखा। पगली, कैसी बातें करती है? तू मेरी सगी बहन है। सिर्फ ये कमरा ही नहीं, अगर तू मेरी जान भी मांगेगी, तो ये भाई हंसते हंसते दे देगा। बस ये मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अंजलि की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि अंकित की बातें पत्थर की लकीर हैं। पिछले जन्म में भी, जब पूरा परिवार बिखर गया था, तब सिर्फ अंकित ही था जिसने अंजलि और परिवार का बदला लेने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अध्याय 15, अंतरिक्ष और ब्रह्मांडीय व्यापार। अंजलि को याद आया कि उसके परिवार का विनाश कितना भयानक था। बड़े भाई आदित्य को झूठे कलंक के कारण फौज छोड़नी पड़ी और बाद में माया ने डाकुओं के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। भाभी नीलम ने पति को खोया और फिर उनके 4 साल के बेटे सक्षम को भी माया ने गायब करवा दिया। दुख और पागलपन में नीलम ने अपनी जीभ काटकर जान दे दी।
इन खौफनाक यादों ने अंजलि को झकझोर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पास खड़ा अंकित बुरी तरह डर गया। छोटी बहन, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अंकित ने घबराकर अपने कुर्ते की बांह से उसके आंसू पोंछे। अंजलि ने फौरन उसे गले लगा लिया। भाई, मैं बस आपको थामे रखना चाहती हूँ। ठीक है पगली, मैं कहीं नहीं जा रहा। अंकित ने उसके बालों को सहलाया। उसे लगा शायद अंजलि को पुराने जख्म याद आ रहे हैं। धिक्कार है उन ठाकुरों पर, काश मैंने उन्हें और मारा होता। तभी बाहर से भाभी नीलम की आवाज आए, अंकित, लाला, लियू जून बाहर खड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। अंकित ठाकुरों के अंजाम को जानने के लिए बेताब था। उसने अंजलि को लिटाया और कहा, तू आराम कर, मैं अभी पता करके आता हूँ कि उन ठाकुरों की शामत कैसे आई। अंकित के बाहर जाते ही अंजलि ने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से वह लाल लॉकेट निकाला। कमरे में आते ही वह लॉकेट दोबारा गर्म होने लगा था। जैसे ही अंजलि ने उसे अपनी आंखों के करीब लाया, एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वह लॉकेट एक डिजिटल टैबलेट में बदलकर अंजलि के शरीर के भीतर समा गया। अंजलि सन्न रह गई। उसे लगा पिछले जन्म के दुखों का फल भगवान अब दे रहे हैं। पहले उसके पास एक गुप्त अंतरिक्ष स्पेस था जहां खेत, नदियां और समुद्र थे, और अब इस लॉकेट से उसे एक ब्रह्मांडीय व्यापार यंत्र, इंटरडायमेंशनल ट्रेडिंग डिवाइस, मिल गया था। उसने मन ही मन ध्यान लगाया तो वह अपने स्पेस के अंदर पहुंच गई। नदी के किनारे जहां पहले खाली मैदान था, वहां अब एक अत्याधुनिक साइंस फिक्शन जैसी कांच की इमारत खड़ी थी। अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। हवा में तैरते सोफे और एक विशाल स्क्रीन जिस पर तारे चमक रहे थे। ये एक ऐसा मॉल था जो अलग अलग दुनिया के व्यापारियों को जोड़ता था। अंजलि ने स्क्रीन पर एक चमकते तारे को छुआ। स्क्रीन पर संदेश आया, आधुनिक युग के प्रगतिशील किसान ने आपको मित्र सूची में जोड़ा है। अंजलि ने उसकी प्रोफाइल देखी। वहां ताजा मांस और सब्जियों की तस्वीरें थीं। तभी एक मैसेज आया, नमस्ते। मेरी दुकान छोटी है पर यहाँ कपड़े, राशन और जरूरत का हर सामान मिलता है। कुछ चाहिए हो तो बताना। अंजलि ने टाइप किया, आपकी दुकान में सिर्फ 2 ही चीजें क्यों दिख रही हैं? जवाब आया, लगता है आप नई हैं। पहले गाइड पढ़ लीजिए। अंजलि ने गाइड पढ़ी तो पता चला कि सामान बेचने के लिए स्लॉट जगह खरीदनी पड़ती है और नए दोस्त बनाने के लिए स्टार कॉइन्स करेंसी चाहिए होते हैं। फिलहाल अंजलि के पास 0 स्टार कॉइन थे। सामान बेचकर ही सिक्के कमाए जा सकते थे, पर यह मशीन बहुत नखरे वाली थी। इसे सिर्फ दुर्लभ और कीमती चीजें ही पसंद थीं। अंजलि ने अपनी प्रोफाइल देखी तो उसका नाम लिखा था, इस युग की अमीर लड़की। उसने तुरंत नाम बदलकर अंजलि छोटी लखपति कर लिया। बायो में उसने लिखा, ताजा जड़ी बूटियां, फल और समुद्री उत्पाद। उसने प्रगतिशील किसान को मैसेज भेजा, क्या हम सामान की अदला बदली कर सकते हैं? किसान ने जवाब दिया, निर्भर करता है कि आपके पास क्या है। मेरे समय में सोना, मोती और पुराने आभूषण बहुत महंगे हैं। अगर आपके पास वो है तो हम बात कर सकते हैं। अंजलि के पास सोना तो नहीं था, पर उसके स्पेस में उगने वाली चीजें अनमोल थी। उसने लिखा, सोना तो नहीं है, पर मेरे पास 100 साल पुराना असली जंगली जिनसेंग जिनसेंग हिमालयी मशरूम और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। किसान का लहजा तुरंत बदल गया, अगर असली 100 साल पुराना जिनसेंग है, तो हम अभी सौदा कर सकते हैं। बताएं आपको मेरे यहाँ से क्या चाहिए। अंजलि जानती थी कि यह मशीन झूठ पकड़ने में माहिर है और धोखा देने पर सख्त सजा देती है। उसने सीधे सौदे की बात शुरू की। उसे पता था कि उसे अब अपने परिवार को बचाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अध्याय 16, जड़ी बूटियों का सौदा और नन्हा मेहमान। प्रगतिशील किसान ने टाइप किया, देखो भाई, कुछ साल पहले यहाँ किसी ने 150 साल पुराना असली जिनसेंग 30 लाख रुपए में बेचा था। मुझे भी अपना मुनाफा देखना है, तो मैं तुमसे ये 26 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। पर शर्त ये है कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंजलि मुस्कुरा दी। ये कीमत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने सौदा पक्का कर लिया और किसान को उन चीजों की लिस्ट भेज दी जिनकी उसे जरूरत थी। अंजलि ने पैसे की परवाह नहीं की, उसके लिए तो यह मिट्टी के मोल था। उसने खेत के लिए मवेशियों के जोड़े, मुर्गियां, राशन और घर का ढेर सारा सामान मांगा।
अंजलि अपने स्पेस के अंदर तो कहीं भी जा सकती थी, पर इमारत से बाहर निकलते ही वहां समय की गति इतनी तेज थी कि वह चंद मिनटों में बूढ़ी हो जाती। इसलिए वह सावधानी से इमारत के अंदर से ही अपनी चेतना मेंटल पावर के जरिए खेती और कटाई करती थी। अंजलि ने चेतना का इस्तेमाल कर कुछ बड़े जिनसेंग खोदे और उन्हें ट्रेडिंग मशीन के स्लॉट में डाल दिया। क्या आपके पास पैकिंग के लिए कुछ है? अंजलि ने पूछा। किसान ने फौरन 10 फोम के बड़े डिब्बे, गत्ते के बक्से और टेप भेज दिए। अंजलि ने ताजे फल और समुद्र से निकाले हुए कीमती केकड़े डिब्बों में भरे और तोहफे के तौर पर किसान को भेज दिए। किसान गदगद हो गया। उसने बदले में ताजा कटा हुआ सुअर और गाय का मांस भेजा। 70 के दशक की तंगी में इतना मांस मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। किसान ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ अभी 1970 का दौर चल रहा है ना? तुम ये मवेशी क्यों पाल रही हो? क्या इन्हें पहाड़ों में छिपाकर पालने का इरादा है? अंजलि ने बस हाँ में जवाब दिया। वह उसे अपने जादुई स्पेस के बारे में नहीं बताना चाहती थी। तय हुआ कि आधा सामान आज रात और बाकी कल दोपहर तक मिल जाएगा। सौदा खत्म करने के बाद अंजलि ने स्टार कॉइन्स करेंसी के बारे में छानबीन की। उसे पता चला कि स्टार कॉइन्स कमाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ऐसी चीजें चाहिए जिनमें विशेष ऊर्जा हो। अंजलि ने आजमाने के लिए अपने खेत से 1000 साल पुराना एक दुर्लभ जिनसेंग खोदा। जैसे ही उसने इसे मशीन में रखा, स्क्रीन चमक उठी। विशेष ऊर्जा का पता चला है। क्या आप इस 1000 साल पुराने जिनसेंग को 1000 स्टार कॉइन्स में बेचना चाहती हैं? अंजलि ने तुरंत हाँ कर दी। पर जब उसने स्टोव की कीमतें देखी, तो उसके होश उड़ गए। एक नया डिस्प्ले स्लॉट खरीदने के लिए 1000 कॉइन्स चाहिए थे। किसी नए दोस्त को जोड़ने के लिए 10,000 कॉइन्स और अगर कोई जादुई दुनिया मैजिक वर्ल्ड का दोस्त चाहिए तो 100,000 कॉइन्स। इसका मतलब था कि एक जादुई दुनिया के दोस्त के लिए उसे 100,000 साल पुराने जिनसेंग बेचने होंगे। अंजलि समझ गई कि फिलहाल वह एक साधारण इंसान ही भली है। उसने बस एक डिस्प्ले स्लॉट खरीदा और बाकी सिक्के बचा लिए। उसने एक नए दोस्त की रिक्वेस्ट भेजी, जिसका अवतार धुंधला था और वह ऑफलाइन था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि, बेटा खाना तैयार है। भाभी नीलम की आवाज आई। साथ ही एक नन्ही मीठी आवाज सुनाई दी, बुआ खाना खा लो। वह 2 साल का सक्षम वेन किंग था। अंजलि ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। नन्हा सक्षम दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा था और जैसे ही दरवाजा खुला, वह लड़खड़ाकर अंजलि के पैरों से टकरा गया। नीलम उसे पकड़ने के लिए लिपकी, पर अंजलि ने फुर्ती से उसे गोद में उठा लिया। तो मेरा छोटा भतीजा मुझे खाने पर बुलाने आया है। अंजलि ने उसके गोल मटोल गाल को हल्के से खींचा। सक्षम पहले तो शर्मा गया और अपनी मां के गले लग गया, पर फिर मुड़कर अंजलि को देखने लगा। जब उसने देखा कि अंजलि भी उसे देखकर मुस्कुरा रही है, तो वह खिलखिला उठा और खुशी से अपने नन्हे पैर पटकने लगा। अंजलि का दिल भर आया। पिछले जन्म में इस मासूम को माया ने छीन लिया था, पर इस जन्म में वह इसे खरोंच भी नहीं आने देगी। अध्याय 17। भाइयों का प्यार और 150 रुपये की योजना। छोटे बच्चों की खुशी बहुत ही मासूम होती है। भाभी नीलम भी अपने बेटे सक्षम वेन किंग का शर्मीला चेहरा देखकर मुस्कुरा उठी। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि, बुरा मत मानना, ये बच्चा थोड़ा शर्मीला है। अभी तुम्हें जानता नहीं है न, इसलिए गोद में आने से कतरा रहा है। एक बार घुल मिल गया, तो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंजलि ने सक्षम की आंखों में झांकते हुए मन ही मन कहा, मेरे प्यारे सक्षम, इस बार मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई तुझे नुकसान न पहुंचा सके। पिछले जन्म में माया ने जिस तरह इस मासूम को गायब किया था, वह याद आते ही अंजलि का खून खौल उठा। माया ने पूरे परिवार को तिल तिल कर मारा था। अंजलि को लगा कि वह माया के टुकड़े टुकड़े कर दे। तभी मां सुमित्रा ने आवाज दी, खाना तैयार है, जल्दी आओ। अंजलि और नीलम बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। नीलम को लगा था कि अंजलि से निपटना मुश्किल होगा, पर उसका व्यवहार देखकर नीलम का डर दूर हो गया। उसे अंजलि बहुत सुलझी हुई लगी। मेज पर पहले से ही सब बैठे थे। आनंद प्रकाश और अंकित के अलावा वहां 2 और युवक थे। आनंद प्रकाश ने परिचय कराया, अंजलि, ये तेरे बाकी भाई हैं। चश्मा पहने हुए ये तेरा दूसरा भाई वरुण एंड जिरेन है, जो मेरी तरह मास्टर है।
और ये तीसरा भाई आर्यन एंड जिक्सियन है जो डॉक्टर है। वरुण अपने पिता की तरह शांत और शालीन था। उसने मुस्कुराकर अंजलि का स्वागत किया। वहीं आर्यन थोड़ा गंभीर और कम बोलने वाला था। उसने बस सिर हिलाकर अभिवादन किया। अंकित ने फौरन अंजलि को अपने बगल में बिठाया। उसने अंजलि के लिए प्लेट और चम्मच पहले से ही साफ करके रखे थे। माया का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह जगह हमेशा उसकी होती थी। पर आज पूरे परिवार का ध्यान अंजलि पर था। सुमित्रा ने अंजलि की थाली में सुअर के मांस वाले नूडल्स और चिकन की बड़ी टांगे परोसी। आनंद प्रकाश और सुमित्रा तो जैसे खुद खाना ही भूल गए थे। वे बस अपनी सगी बेटी को खिलाते जा रहे थे। खाना खाने के बाद माया ने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए बर्तन साफ करने की पेशकश की। सुमित्रा, जो आमतौर पर माया से काम नहीं कराती थी, आज अंजलि के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने माया को हाँ कह दिया। माया मन ही मन दांत पीसती रह गई। बाहर आंगन में अंकित ने वरुण और आर्यन को एक कोने में ले जाकर डांटा। आर्यन, क्या तुझे बहन का आना पसंद नहीं आया? ऐसी उखड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? वरुण और आर्यन हैरान रह गए। अंकित ने कभी माया के लिए इतनी फिक्र नहीं दिखाई थी। अंकित ने साफ कह दिया, देखो भाइयों, अंजलि और मैं जुड़वा हैं। हमारा खून एक है। मैं उसकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तुम दोनों को भी उसका पूरा ख्याल रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण और आर्यन को अंजलि पर दया आई जब उन्होंने उसके संघर्ष के बारे में सुना। पर तभी अंकित ने अपना असली पत्ता खेला। उसने अपनी बहन को नए कपड़े दिलाने का वादा किया था, पर उसके पास खुद के पैसे नहीं थे। उसने वरुण से कहा, भाई, तू सालों से कमा रहा है, तेरे पास तो कम से कम 100 रुपये होंगे ही। वो अंजलि के लिए निकाल। फिर आर्यन की तरफ मुड़ा, और तू डॉक्टर है, 50 रुपये तो तू भी दे सकता है। भाइयों ने सिर पकड़ लिया, पर वे मना नहीं कर पाए। इस तरह अंकित ने कुल 150 रुपये जमा कर लिए। उसने तय किया कि कल वह अंजलि को शहर के सबसे बड़े मॉल डिपार्टमेंट स्टोर ले जाएगा और उसे किसी राजकुमारी की तरह शॉपिंग कराएगा। अध्याय 18। वो लाभार्थी है, पीड़ित नहीं। अंकित एंड शियांग के चेहरे पर घमंड देख वरुण ने जानबूझकर आर्यन से कहा, छोटे भाई, जब पैसे हमें ही देने हैं, तो हम सीधे अंजलि को क्यों नहीं दे देते? ये बदमाश खामखा बीच में हमारी उदारता का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। आर्यन मुस्कुराया, तो फिर तुम ही अच्छे इंसान बन जाओ और मुझे वो पैसे दे दो, मैं अंजलि तक पहुंचा दूंगा। वरुण ने झट से हाथ हिलाए, अरे भाई, मुझे माफ कर। आज मंगलवार है और रात भर मुझे छात्रों के असाइनमेंट चेक करने हैं। मेरे पास शॉपिंग का समय कहाँ? मैं भी अस्पताल में व्यस्त हूँ। लगता है इस बंदर को फायदा उठाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने आह भरी। अंकित को पता था कि वे यही कहेंगे। उसने जल्दी से उनसे पैसे लिए। वरुण ने चेतावनी दी, ये पैसे अंजलि के लिए हैं, अपनी जेब में मत डाल लेना। अरे भाई, तुम मुझे क्या पॉकेट मार समझते हो? अंकित पैसे गिनते हुए मुस्कुराया। माया एंड मेयू ने अभी अभी रसोई साफ की थी। अपने कमरे में लौटते वक्त जब उसने भाइयों को पैसे बांटते देखा, तो उसका दिल जल उठा। वह जानती थी कि यह सत्कार अब उसके लिए नहीं है। अंजलि को आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, पर माया जैसे इस घर के लिए अजनबी हो गई थी। दूसरे कमरे में आनंद प्रकाश और सुमित्रा झूनान अंजलि के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। सुमित्रा को अंजलि की सेहत की चिंता थी। अंजलि दुबली और कमजोर थी। सुमित्रा ने तय किया कि कल उसे अस्पताल ले जाकर पूरा चेकअप करवाएंगी। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसने सोचा कि सुमित्रा खुद इतनी सुंदर है, तो वह भी अच्छी खुराक और देखभाल से अपनी सुंदरता वापस पा सकती है। उसके पास अब स्पेस और ट्रेडिंग मॉल था, उसे खाने पीने की कमी नहीं होने वाली थी। जब उन्होंने माया को घर से निकालने का जिक्र तक नहीं किया, तो अंजलि अंदर आए और आनंद प्रकाश की आंखों में देखते हुए बोली, पिताजी, मुझे याद है जब आपने मुझे गांव से साथ चलने को कहा था, तो आपने मुझसे एक वादा किया था। आनंद प्रकाश ने नजरें झुका ली। सुमित्रा को कुछ गड़बड़ लगी। अंजलि बेटा, क्या कोई और बात है? मैंने इससे वादा किया था कि मैं माया को घर से निकाल दूंगा। आनंद प्रकाश ने आखिरकार एक ठंडी सांस लेकर कहा। फिर अंजलि की ओर देखा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, पर माया तब बहुत छोटी थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। उन ठाकुरों ने उसे यहाँ छोड़ा था। हमने उसे 18 साल पाला है,
आखिर एक लगाव हो जाता है। अभी ठाकुर परिवार जेल में है, तो हम उसे बेसहारा सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना। तो क्या मेरा यहाँ आना एक गलती थी, या फिर आपको अपने वादे पर पछतावा हो रहा है? क्या 18 साल का दिखावा सगे खून से बड़ा हो गया? अंजलि की आवाज सख्त हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था, आनंद प्रकाश ने जल्दी से समझाया। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसके लिए कोई नौकरी और रहने की जगह ढूंढ लूं, फिर वो चली जाएगी। अंजलि ने थके हुए अंदाज में अपना माथा रगड़ा। मैं अपने दुश्मन के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन दे रही हूँ, या तो वह रहेगी या मैं। सुमित्रा घबरा कर बोली, अंजलि, वह तेरी दुश्मन कैसे हो गई? वह भी तो एक पीड़ित है, उसे भी तो कुछ पता नहीं था। आप गलत है माँ, अंजलि ने सुमित्रा की बात काट दी। वह पीड़ित नहीं, बल्कि लाभार्थी, बेनिफिशरी है। उसने मेरी किस्मत का सारा सुख भोगा है। अंजलि ने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपनी बाहों पर पुराने और गहरे जख्म दिखाए। पीड़ित के साथ ऐसा होता है माँ। देखिए ये निशान। ठाकुरों ने मुझे कभी भरपेट खाना नहीं दिया। उनकी सगी बेटी माया की बहन को दूध मिलता था, पर मुझे एक बूंद नहीं। मैं दूसरों के घरों से मांगकर और बचा खुचा खाकर जिंदा रही। बचपन से ही सारा घर का काम मेरे सिर था। 2 साल पहले से तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। उनकी दूसरी बेटी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। एक बार ठाकुर ने शराब के नशे में जलता हुआ कोयला मुझ पर फेंक दिया था। आज भी मेरे सीने पर वह जलने का निशान है। और अंत में उन्होंने मुझे एक ऐसे बूढ़े को बेच दिया जिसने अपनी पहली पत्नी को पीट पीट कर मार डाला था। क्या आपको अंदाजा भी है कि उस दिन जब मुझे होश आया, तो मुझे कैसा लगा होगा? अंजलि की आवाज में बरसों का दर्द और आक्रोश था। सुमित्रा ये सब सुनकर अपने पैरों पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। बस कर बेटा, और मत बोल, मेरा कलेजा फट जाएगा। अंजलि को पता था कि अगर इन लोगों को ये पता चल जाए कि पिछले जन्म में इसी माया ने इस पूरे परिवार को बर्बाद किया था, तो क्या वे अब भी उसे बेचारी कहते। अध्याय 19। फैसला हो चुका है। अंजलि एंजिक्सिया का गला रूंध गया था और उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। आनंद प्रकाश ने ठाकुरों के जुल्मों के बारे में सुना तो था, पर वे सब ऊपर ऊपर की बातें थीं। अंजलि के साथ बंद कमरों में क्या हुआ, ये ठाकुर परिवार कभी किसी को नहीं बताता। और अंजलि का दर्द सुनने वाला वहां था ही कौन? सुमित्रा झोनान फूट फूट कर रो रही थी, पर अंजलि को आज अपनी बात पूरी करनी थी। अगर यह सब सुनने के बाद भी वे माया को घर में रखना चाहते, तो अंजलि के लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचती। अंजलि अब शांत हो गई थी। उसने शून्य में देखते हुए कहा, जब मुझे होश आया, तो मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो मेरे पिता जैसा लग रहा था, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे इतना मारा कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। पिछले जन्म में वह सचमुच मर गई थी, एक बेहद दर्दनाक मौत। उसके शरीर के टुकड़े कर पहाड़ों में फेंक दिए गए थे। फिर मैंने उसे लात मारी और भागकर पहाड़ पर चढ़ गई। मैं वहां से नीचे गिर गई, पर मेरा संकल्प टूटा नहीं। मैं बस इसलिए जिंदा रही ताकि उन लोगों को सजा दिलवा सकूं जिन्होंने मुझे नरक में धकेला और मेरी जगह अपनी बेटी को ऐशो आराम में रखा। अंजलि ने पहाड़ पर मिलने वाले उस अनजान शख्स की बात छिपा ली। वह उसका सबसे गहरा रहस्य था। आनंद प्रकाश ने रोती हुई सुमित्रा को सहारा देकर अंजलि के कमरे से बाहर निकाला। गलियारे में तीनों भाई, भाभी नीलम और डरी हुई माया खड़ी थी। सुमित्रा की हालत देखकर सबको अंदाजा हो गया कि अंदर कुछ बहुत भयानक बात हुई है। माया को सुमित्रा के दुख से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस अपनी चिंता थी। उसने सहानुभूति बटोरने के लिए अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी और रोते हुए सुमित्रा के पास गई। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? माया सुमित्रा का हाथ पकड़ना चाहती थी, पर सुमित्रा ने उसे झटक दिया। सुमित्रा की आवाज में बर्फीली ठंडक थी। अच्छा हुआ सब यहाँ हो। आनंद जी और मुझे कुछ कहना है। सब बैठक में चलो। माया का दिल बैठने लगा। वह डरते डरते बैठक कक्ष लिविंग रूम में गई। आनंद प्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा, अंजलि वापस आ गई है। अब जो जीवन उससे छीना गया था, वह उसे लौटाने का वक्त है। पिताजी, लौटाने का क्या मतलब? माया घबराकर चिल्लाई, क्या आप अपना वादा भूल गए? मैं भी आपकी बेटी हूँ।
पिछले जन्म में ऐसा नहीं हुआ था। तब आनंद प्रकाश ने उसे गांव के एक रिश्तेदार के यहाँ सुरक्षित भेज दिया था। पर इस जन्म में अंकित ने पहले ही खबर फैला दी थी कि माया के असली माता पिता ठाकुर देशद्रोही और बुरे तत्व करार दिए गए हैं। माया को डर था कि अगर वह इस घर से निकली तो समाज उसे भी उन्हीं के साथ घसीटेगा। आनंद प्रकाश ने माया की तरफ नहीं देखा। उन्हें अंजलि की सूनी आंखों और उसके शरीर के जख्मों का एहसास हो रहा था। उन्हें पछतावा था कि वे खुद अंजलि के साथ ठाकुरों से बदला लेने क्यों नहीं गए। माया बदहवास होकर बोली, क्या अंजलि दीदी ने मुझे यहाँ रहने से मना किया है? मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, उनसे माफी मांग लूंगी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम उन ठाकुरों की औलाद हो। सुमित्रा की आवाज में नफरत थी। अगर उन लोगों ने मेरी बच्ची को बदला न होता तो आज उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। और मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपनी छाती से लगाकर पालती रही। सुमित्रा की कड़वाहट ने माया को सुन्न कर दिया। माया, अगर तुझे इस घर के नमक का थोड़ा भी एहसास है तो अब चुपचाप यहाँ से चली जा। कोई तमाशा मत कर। इतने सालों के लगाव की खातिर हम तुझे कहीं नौकरी दिलवा देंगे, पर अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अंजलि मेरी कोख से जन्मी है, मेरी लापरवाही से उसने नरक झेला है। अब मैं उसे हर दिन अपने दुश्मन की बेटी का चेहरा देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। माया रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसे पता था कि उसने उन दो लोगों का भरोसा खो दिया है जो उसकी आखिरी उम्मीद थे। तीनों भाई चुपचाप देख रहे थे। वे समझ गए थे कि अंजलि ने कमरे में माता पिता को कुछ ऐसा बताया है जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। कल तक जो पिता माया को रखने की बात कर रहे थे, वे अचानक इतने कठोर कैसे हो गए? भाभी नीलम एक तरफ खड़ी थी। वे माया को अच्छे से जानती थी। माया सुमित्रा के सामने गाय बनती थी, पर नीलम के साथ उसका व्यवहार हमेशा बुरा रहा था। नीलम को खुशी थी कि अब ये नागिन इस घर से जा रही थी। अध्याय 20, जादू स्पेस और 1970 की रात। भाभी नीलम लियुलिंग हमेशा से सतर्क थी। वे जानती थी कि माया एंड मेयुन ऊपर से जितनी मीठी है, अंदर से उतनी ही कड़वी। शादी के शुरुआती सालों में माया ने नीलम को सास सुमित्रा से भी ज्यादा परेशान किया था। इसलिए नीलम हमेशा अपने बेटे सक्षम वेन किंग को माया से दूर रखती थी। आज जब अंजलि ने सक्षम को प्यार से गोद में उठाया तो नीलम को सुकून मिला। उसे लगा कि अब घर से नागिन विदा होगी और एक सच्ची बुआ घर में आई है। अंजलि का बच्चों के प्रति प्यार सच्चा था या दिखावा, ये तो वक्त बताता, पर फिलहाल नीलम को अंजलि से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अंजलि अपने कमरे में शांत होकर लेटी थी। वह जानती थी कि उसके कहे कड़वे शब्दों ने माता पिता का दिल छलनी कर दिया है, पर माया को घर से निकालने के लिए यह जरूरी था। वह लड़की एक टिक टिक करते टाइम बम जैसी थी। तभी अंकित ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि, बाहर आओ। हाथ मुंह धो लो, फिर सो जाना। अंजलि बाहर आए। अंकित ने उसके लिए एक नया टूथब्रश और मंजन लाकर रखा था। अंजलि मुस्कुराए और अंकित की मदद से घर के वॉश बेसिन और इस्तेमाल के तरीके समझ लिए। आनंद परिवार में सब मिलजुल कर चीजें इस्तेमाल करते थे, सिवाय तीसरे भाई आर्यन के। वह डॉक्टर था, इसलिए अपनी सफाई को लेकर इतना सख्त था कि उसने अपना अलग मग और तौलिया रखा था, जिसकी वजह से बाकी भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तैयार होकर अंजलि कमरे में लौटी और कुंडी चढ़ा ली। अब उसका असली काम शुरू होना था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी गुप्त दुनिया स्पेस में प्रवेश किया। आधुनिक किसान मॉडर्न फार्मर ने सामान भेज दिया था। जैसे ही अंजलि ने एक्सेप्ट किया, उसके सामने 20 बड़े गत्ते के डिब्बे प्रकट हो गए। अंजलि की आंखें चमक उठी। आलू के चिप्स, कुरकुरे और वो सारे स्नैक्स जिन्हें वह पिछली जिंदगी में बस दूसरों के हाथों में देखती रह जाती थी। उसने कोका कोला की एक कैन खोली। वह अजीब सा झाग वाला स्वाद उसे बहुत पसंद आया, पर उसे पता था कि सेहत के लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए 2 घूंट पीकर उसने उसे रख दिया। किसान ने डिब्बों पर साफ साफ लिखा था कि किसमें राशन है, किसमें कपड़े और किसमें जरूरत का सामान। तभी किसान का मैसेज आया, अंजलि जी, आप वहां हैं। सामान ले लीजिए। जीवित जानवरों को मैं ज्यादा देर स्टोरेज में नहीं रख सकता, वरना वे मर जाएंगे। अंजलि ने तुरंत हाँ कहा। एक एक करके जानवरों के जोड़े उसके स्पेस में प्रकट होने लगे। 2 सुअर, 2 भेड़ें, 2 गाय, मुर्गियां, बत्तखें, हंस और खरगोश। अंजलि ने अपनी मानसिक शक्ति विल पावर का इस्तेमाल किया।
उसने सुअर, भीड़ और गायों को स्पेस के पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया। मुर्गियों और खरगोशों को घास के मैदानों में खुला छोड़ दिया। पास ही बहती नदी बत्तखों के तैरने के लिए एकदम सही थी। उसे उनके चारे की चिंता नहीं थी क्योंकि स्पेस में घास और कीड़े मकोड़े भरपूर थे। उसने अपने खेतों में पड़ा सारा अनाज इकट्ठा किया और फिलहाल उसे जमीन पर ही ढेर लगा दिया क्योंकि बोरियां खत्म हो गई थी। थकान मिटाने के लिए अंजलि ने उस इमारत के जादुई बाथरूम का इस्तेमाल किया। वहां शावर जेल, शैम्पू और कंडीशनर सब मौजूद थे। उसने जी भरकर नहाया और अपनी त्वचा पर महंगे लोशन लगाए। नहाने के बाद उसने एक आरामदायक नाइट गाउन पहना। उसके पास दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे कल फिर वही पुराने कपड़े पहनने थे जो माँ सुमित्रा ने उसे दिए थे। उसने अपने कपड़े धोकर सूखने डाल दिए। फिर उसे भूख लगी। उसने किचन का रुख किया जहां आधुनिक इलेक्ट्रिक चूल्हे थे। पर एक समस्या थी, वहां खाना पकाने के लिए बिजली चाहिए थी, और बिजली मुफ्त नहीं थी। बिजली के बिल का भुगतान उसे स्टार कॉइन्स में करना था। अंजलि मुस्कुराए। यह मशीन हर चीज के लिए पैसा मांगती थी, पर अंजलि के पास अब तरकीबें थी।